Hello everyone, welcome to the MK classes. Today we are going to study political and physical division of India. इसी एक टॉपिक में हम इंडिया का पॉलिटिकल डिवीजन, इंडिया के लैंड बाउंड्रीज वगैरह, इन बाउंड्रीज का नाम क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। साथ ही साथ फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सारे डिविजन्स एंड मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया भी हम इसी टॉपिक में, इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। हमारे अर्थ को पोजीशन एंड टाइम की टर्म्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का निर्माण किया था। तो अगर हम बात करते हैं क्या, 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये आपको जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या करता है, हमारी पूरी अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ठीक है, याद रखना जो लैटिट्यूड होते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड हमारी अर्थ को नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करेगा। इसी तरह से अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ चलते जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सो ऑन टू आपको यहाँ पर 90 डिग्री तक, 90 डिग्री पूरा ऊपर जो नॉर्थ पोल आएगा वहाँ पे 90 डिग्री लैटिट्यूड्स। और इसी तरह से अगर आप डाउन की तरफ, साउथ की तरफ जाओगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सो ऑन टू साउथ पोल की तरफ, वहाँ पे आपको 90 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ पे भी दिख जाएंगे। तो 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री नीचे, 180 डिग्री हो गए लैटिट्यूड्स और एक 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि टोटल लैटिट्यूड्स जो हमारे पास होते हैं दैट आर 181। एक 181 टोटल लैटिट्यूड्स आ गए। लैटिट्यूडल सर्कल अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमारी अर्थ तो पूरा स्फेयर है ना, तो ये जो लाइन होगी ऐसे घूम के वापस भी आएगी। तो लैटिट्यूडल सर्कल्स हमारे पास कितने होते हैं, 90 ऊपर एंड 90 नीचे और एक ये वाला। लेकिन जब हम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरफ आते हैं, यहाँ पर जो लैटिट्यूडल सर्कल ड्रॉ होगा दैट विल बी ए पॉइंट। क्योंकि बिल्कुल ही आप खुद देखो, यहाँ पे आके ये सर्कल इतना इस तरह से बनेगा, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ये सर्कल बिल्कुल छोटा होता जाएगा एंड 90 डिग्री जो हमारा नॉर्थ पोल होगा वहाँ पे बिल्कुल पॉइंट बन जाएगा एंड साउथ पे भी ये पॉइंट बन जाएगा। तो दो हमारे लैटिट्यूडनल सर्कल हमारे यहीं से कट हो जाते हैं। तो टोटल लैटिट्यूडनल सर्कल्स हमारे पास कितने होते हैं, 179। ओके, सेकेंड थिंग, लैटिट्यूड्स के बारे में आपको पता चल गया कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं जो किसी भी प्लेस का एंगुलर डिस्टेंस बताते हैं फ्रॉम 0 डिग्री इक्वेटर। 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर से डिस्टेंस बताते हैं। जिस तरह से लैटिट्यूड्स हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस आते हैं, हमारे वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ये आ गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई। लॉन्गिट्यूड्स को हम बोलते हैं, ये वर्टिकल लाइंस होते हैं जो बताते हैं एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस फ्रॉम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसे हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। ओके, अब जिस तरह से लैटिट्यूड हमारा बिल्कुल काइंड ऑफ आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी, लॉन्गिट्यूड्स हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। लॉन्गिट्यूड्स जब ये स्टार्ट होते हैं, जैसे ये इक्वेटर की तरफ जाते हैं, इक्वेटर की तरफ जाते आते इसका डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है एंड फिर साउदर्न हेमिस्फीयर से भी मैं इसको ड्रॉ करूं, यानी कि साउथ पोल से मैं इसको ड्रॉ करूं, तो इक्वेटर की तरफ आते आते इसका डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा एट इक्वेटर। यानी कि लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस विल बी 0 एट द पोल्स पे 0 होगा एंड विल बी मैक्सिमम एट द इक्वेटर। ओके, अब दूसरी चीज़ हमें क्या समझनी है, जब मैं लैटिट्यूड्स की बात करता हूँ, लैटिट्यूड्स के लिए 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम बोलते हैं इक्वेटर। इसी तरह से ये जो ऊपर आपको सेफ्रॉन में लाइन दिख रही है, दिस इज 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि मैंने बताया लैटिट्यूड आपके अर्थ को, जो हमारी अर्थ है इसको लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। लॉन्गिट्यूड्स डिवाइड, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इट विल डिवाइड द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब 23 1/2 डिग्री नॉर्थ में जब आप जाओगे, क्यों, लैटिट्यूड से ऊपर की तरफ जाओगे तो ये नॉर्थ में डिवाइड करेगा एंड साउथ में डिवाइड करेगा। 23 1/2 डिग्री नॉर्थ पे होगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड इसी तरह से जब और ऊपर जाओगे यहाँ पे आएगा 66 1/2 डिग्री नॉर्थ, इसे हम बोलेंगे आर्टिक सर्कल। इसी तरह से इक्वेटर से जब आप साउथ की तरफ मूव करोगे, यहाँ पे 23 1/2 डिग्री साउथ की तरफ आपको दिखेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता ही होगा सारा कुछ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड फर्दर नीचे जाओगे यहाँ पर 66 1/2 डिग्री साउथ पर होगा एंटार्क्टिक सर्कल। ओके, अब इनके बीच के जो जोन्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, जो जोन आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में दिखेगा, ये जो, इसको मैं इस तरह से
मेंशन कर लेता हूँ। इसे हम बोलते हैं टॉरिड जोन, TORRID, टॉरिड जोन। जो जोन आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में दिखेगा, इसे हम बोलेंगे टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। ठीक है, इसी तरह से यहां पर भी जो जोन आएगा इसे हम बोलेंगे टेम्परेट जोन। जो जोन आर्टिक सर्कल के ऊपर नॉर्थ की तरफ एंड एंटार्क्टिक सर्कल के साउथ की तरफ जो जोन आएगा इसे हम बोलेंगे फ्रिजिड जोन, FRIGID, फ्रिजिड जोन। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। ये सिर्फ एक बेसिक नॉलेज था जो मैंने आपको देना था। इसके बाद अगर हम और चीज़ें यहाँ से कुछ समझें तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे 0 डिग्री इक्वेटर आ गया, इसके ऊपर आएगा 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2 डिग्री लैटिट्यूड, 3 डिग्री लैटिट्यूड। 1 डिग्री लैटिट्यूड एंड 2 डिग्री लैटिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस है ये है लगभग 111 किलोमीटर का। ठीक है, यानी कि जो लैटिट्यूडनल डिफरेंस है दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 111 किलोमीटर। दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जब मैं डिस्टेंस बताता हूँ, लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस एट साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल ये 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल से तो सिर्फ हमारा लॉन्गिट्यूड स्टार्ट होता है, जबकि ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा कहाँ पे, इक्वेटर पे। यहाँ पे दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 111.32 किलोमीटर, लगभग दो लैटिट्यूड के डिफरेंस के बराबर ही। ये बात याद रखना, लैटिट्यूड का डिस्टेंस जो है, दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस विल बी मिनिमम एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स एंड विल बी मैक्सिमम एट द इक्वेटर। ये पूरा कंसेप्ट था गाइस, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न वगैरह, आर्टिक, एंटार्क्टिक क्या चीज़ें हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमें समझना है गाइज जो इंडिया का लोकेशन है, उससे पहले प्राइम मेरिडियन इक्वेटर कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होते हैं। यहाँ पे आया नॉर्थ अमेरिका, यह है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, दिस इज रशिया, ये सॉरी दिस इज एशिया, ये 2 बार लिख लिया गया है, ये पूरा एशिया आ गया, एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। जब आप इक्वेटर की बात करते हो, इक्वेटर हमारा पास होता है फ्रॉम साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। जब आप प्राइम मेरिडियन की बात करते हो, इट पासिस थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका। इक्वेटर जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, इट पासिस थ्रू अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एशिया। इन 3 कॉन्टिनेंट से पास होता है, जो डिवाइड करता है अर्थ को इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, इट पासिस थ्रू ग्रीनविच लंदन। यहाँ पे एक जगह आती है गाइस यूरोप में, ग्रीनविच लंदन। यहाँ पे हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन इससे पास होता है, और ये कौन से 2 कॉन्टिनेंट से पास होता है, इट पासिस थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका। ये पूरा स्लाइड में मेंशन है और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो 1 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ पे लैटिट्यूडनल डिफरेंस लिखना, यानी कि जो 1 डिग्री लैटिट्यूड एंड 2 डिग्री लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस है दैट इज 111 किलोमीटर। और एक लॉन्गिट्यूड, जो हम एक लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस आता है ना, दैट इज अबाउट 4 मिनट्स। इसको हम 4 मिनट तक रखते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कि क्यों रखते हैं। हमारा जो टोटल, हम पिछली स्लाइड पर जाते हैं एक बार, यहाँ पे देखो मैंने आपको शायद ये बताया नहीं, हमारे जो टोटल लैटिट्यूड्स होते हैं 181 लैटिट्यूड्स होते हैं। हमारे जो टोटल लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, ये 360 डिग्री होते हैं। पूरा यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेकर जैसे ये पूरा 180 डिग्री ये हो गया, और इससे पीछे भी 180 डिग्री, टोटल 360 डिग्री के टोटल लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। अब समझना क्या आपको, हमारी अर्थ पूरा रोटेशन कैसे कवर करती है, इन 24 आवर्स में कवर करती है। यानी कि ये 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स ये किसके बराबर हो गए, 24 आवर्स के बराबर। इसको जब आप काटोगे 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स हमारे 1 आवर के बराबर बन जाएंगे। और एक लॉन्गिट्यूड में कितना टाइम होता है, इट इज़ कितना मतलब टाइम होगा इसमें 4 मिनट। यानी कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक अगर मैं डिस्टेंस बताऊं तो लगभग 4 मिनट का डिस्टेंस है, लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, बाकी मैंने आपको किलोमीटर की टर्म्स में बता दिया था कि ये 0 डिग्री होगा, 0 किलोमीटर होगा एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड इक्वेटर पे आते हुए ये 111.32 किलोमीटर्स हो जाएगा। ओके, ये वाली स्लाइड आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद है कुछ और समझाने की आपको यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें समझना क्या है एक्चुअली, यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा इंडिया हमारे कौन से हेमिस्फीयर में लाई करेगा। देखो, जब मैं लैटिट्यूड्स की बात करता हूँ, लैटिट्यूड्स के टर्म में जब हम इक्वेटर को देखते हैं, इक्वेटर जो हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड आता है, इक्वेटर क्या करता है, हमारे अर्थ को 2 डिवीजन में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। एंड
प्राइम मेरिडियन डिवाइड करेगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि जो हमारी इंडिया की लोकेशन लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के अनुसार होगी, ये नॉर्थ से स्टार्ट होनी चाहिए एंड नॉर्थ पे ही जाके ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि साउथ तो नीचे की तरफ है। इसी तरह से जो इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट से हमारा नॉर्थ से स्टार्ट नॉर्थ पे ख़त्म होगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से ये हमारा ईस्ट से स्टार्ट होगा एंड ईस्ट पे ही जाके ख़त्म होगा, ठीक है। एंड अब ये पोजिशंस, ये लैटिट्यूड्स है कितने हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स अगर बताएं, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ये हमारा क्या है, ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक का एक्सटेंट हमारा टोटल कितना आता है, 30 डिग्री का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। इसी तरह से अगर हम ईस्ट से लेकर मतलब अगर हम इसका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एक्सटेंट बताएं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बताएं, तो ये ईस्ट से स्टार्ट होगा, ईस्ट पे ही खत्म होगा। ये कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, और ये भी हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज ऑल्सो ऑफ 30 डिग्री। तो इन शॉर्ट मैं अगर बताऊं, हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। इसी तरह से जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, और ये दोनों कितने हैं, लगभग 30 डिग्री का हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से समझाता हूँ। ये देखो यहाँ पे जो आप इसका जो इसका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है एंड नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है, इसको हम अच्छे से पढ़ें। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, नॉर्थ से स्टार्ट होगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर पूरा ऊपर तक कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ये पूरा कितना डिवीजन है, पूरा 30 डिग्री लैटिट्यूड्स का डिवीजन है, यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक का एक्सटेंट हमारा 30 डिग्री का है। इसी तरह से ईस्ट से हमारा जो ईस्ट से ये स्टार्ट होता है एंड ईस्ट पे ही ये खत्म होता है, यानी कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट हमारा अगर इंडिया का बताना हो, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बताना हो, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर स्टार्ट होगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। यहाँ पर इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ये भी 30 डिग्री का है एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी हमारा 30 डिग्री का है। अब है क्या है, हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जब आप फाइंड करते हो, यानी कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, ये कितना है, ये हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, 3214 किलोमीटर। एंड हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, यानी कि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का हमारा जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है ये कितना है, ये है 2933 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अगर हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दोनों 30 डिग्री का है, तो हमारा डिस्टेंस इंडिया का ये लैटिट्यूडनल डिस्टेंस ज़्यादा क्यों है लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस के। तो मैंने आपको पीछे बताया था, जब मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में समझाया था, हमारा इंडिया यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो इक्वेटर पे मैक्सिमम होगा। जैसे ही यहाँ से ऊपर जाते जाओगे आप, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा, तो इसी वजह से हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस यहाँ पे आके थोड़ा और कम हो जाता है, 2933 किलोमीटर हो जाता है। जबकि जो हमारा लैटिट्यूडनल डिस्टेंस है, लैटिट्यूड यानी कि लैटिट्यूड्स हमारा बिल्कुल सेम चलते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड्स हमारा इसमें डिस्टेंस में कोई वो नहीं होता, चेंज नहीं होता, तो ये लगभग 3214 किलोमीटर हमारा लैटिट्यूडनल डिस्टेंस जो हमारा नॉर्थ से लेकर नॉर्थ तक का डिस्टेंस रह जाता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ये वाली स्लाइड आपको समझ आ गई होगी। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट कितना है, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का है, जहाँ पे हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से ये स्टार्ट होता है टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, दैट इज अबाउट 3214 किलोमीटर। एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ये कितना है हमारा 2933 किलोमीटर। देयरफॉर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉल, ये स्मॉल है एज कंपेयर टू लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब इसके बाद एक और चीज़ हमें समझनी है कि हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कैसे, वो हमने पढ़ा था 20 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। मैं इसको एक मिनट हटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ सारे को। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री नॉर्थ है, ये लगभग यहाँ से पास होगा इस तरह से,
क्या है 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि लैटिट्यूडनल 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर की तरफ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद क्या रखना आपने कि ये टोटल 8 स्टेट से पास होता है। कौन कौन सी स्टेट है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये टोटल 8 स्टेट्स हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, टोटल 8 स्टेट्स है यहाँ पे जहाँ से हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं डलेगा गाइस, मैं इसको ड्रॉ करना रहने देता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट मेरे से नहीं डलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको, ये टोटल 8 स्टेट से ये पास होता है। हमने याद क्या रखना है, यहाँ पे हमने जो चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि जो सबसे फारदेस्ट स्टेट है फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डैट इज राजस्थान की जयपुर। ये इट इज़ द फारदेस्ट कैपिटल। और सबसे नियरेस्ट कैपिटल कौन सी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के? डैट इज रांची। रांची इज द नियरेस्ट कैपिटल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे अगर हमारा एक पार्ट खत्म होता है, हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या बताएगा? हमें पढ़ना है कि इंडिया और इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है इसके साथ ये किस तरह से कौन कौन सी बाउंड्रीज़ बनाती हैं, कौन सी लैंड बाउंड्रीज़ हैं या कौन सी वाटर बाउंड्रीज़ है, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले इंडिया के लिए हम पढ़ते हैं। इंडिया कवर करता है लगभग 2.5% ऑफ वर्ल्ड एरिया। पूरे दुनिया में हमारा जो टोटल एरिया का कंट्रीब्यूशन है डैट इज़ 2.5%, और पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 17.5%। इंडिया हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है। यहाँ पर जो सबसे पहले वाले हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना। कहीं पर चाइना पहले है, कहीं पर यूएसए पहले है। तो इतना कुछ देख लीजिए आप, जो मर्जी आप याद कर लीजिए, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। अब इंडिया को जब हम पढ़ते हैं, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, यानी कि जो यहाँ पे गुजरात से स्टार्ट होगी एंड यहाँ पे मिजोरम पे जाके खत्म होगी, क्योंकि इसके आगे तो ये वाटर के साथ बाउंड्री बनाएगा ये वाली। इंडिया की जो सिर्फ लैंड बाउंड्री है ये वाली, तो ये लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, जो हमारी कोस्ट लाइन की लेंथ है, अगर मैं मेन लैंड की बात करता हूँ, सिर्फ ये जो मेन लैंड है, इस मेन लैंड की कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड दोनों को अगर हम मर्ज करते हैं, तो मतलब दोनों के मर्ज करते हैं अगर हम अपने कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड के साथ, तो ये कितना बन जाता है? 7516.6 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की अगर आप देखो, इनकी सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन बाउंड्री आती है। जबकि स्टेट की बात की जाए तो गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है, मेन लैंड में गुजरात की सबसे ज़्यादा है। एंड अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है। तो लैंड बाउंड्री एंड कोस्ट लाइन दोनों को मिला के हमारा टोटल लैंड बाउंड्री नहीं, हमारा टोटल बाउंड्री कितना बन जाएगा? 22,716.6 अप्रॉक्सीमेटली इतना किलोमीटर ये बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाली बात भी समझ आई होगी। हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें क्या पढ़ना है? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन में, ये आपको यहीं पर समझा देता हूँ। अब पहले क्या होता था, ब्रिटिश के टाइम पे क्या होता था, हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन था, यानी कि जो टाइम था, वो ब्रिटिश ने तय किया था। कौन सा? असम का टाइम था, डेट इज़ नोन एज चाय बगान टाइम। शायद आपने हिस्ट्री में इसका नाम भी सुना होगा। यहाँ लिखता हूँ चाय बगान टाइम, ठीक है, चाय बगान टाइम। लेकिन अब ये क्या था? चाय बगान टाइम असम से पास होता था, क्योंकि असम में उस टाइम मोनोपोली होती थी इसकी, चाय की, टी एंड बाकी ट्रेड मोनोपोली वहीं पर होती थी। लेकिन बाद में क्या किया गया, हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया गया वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो इसके आगे क्या है? यहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया गया। यही स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉलो किया जाता है नेपाल के द्वारा भी और श्रीलंका के द्वारा भी। ये दो कंट्रीज इसी स्टैंडर्ड मेरिडियन को पास करती है। आपने याद क्या रखना है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन कौन सी इंडियन स्टेट से पास करता है? तो ये पास करता है, मैंने इसे याद किया था, यूकोमा से। कहाँ कहाँ से? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। ये 5 कैपिटल है, यहाँ से ये पास करता है। अब इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जैसे यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है और इधर पे ही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे जाके मर्ज हो जाता है, यानी कहाँ पे जाके एक दूसरे को ये कट करता है? तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, ये दोनों कहाँ पे जाके एक दूसरे को कट करते हैं? एट
छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जाके दूसरे को कट करेंगे, और किस डिस्ट्रिक्ट में, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट मैंने इसमें मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू 5 स्टेट्स है। मैंने बताया आपको, यू कॉमा करके आप याद कर सकते हो इसको। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहाँ पे आके कट करता है, इंटरसेक्ट करता है? छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे ये जो मैंने ये वाली लाइन लिखी है, टाइम गैप बिटवीन अरुणाचल प्रदेश, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये है अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे साइड पे। ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा गुजरात तक का एक्सटेंट है हमारा 30 डिग्री का। वेट गाइस, गुजरात से लेकर पूरा आंध्र प्रदेश का हमारा एक्सटेंट है कितना, 30 डिग्री का। 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का एक्सटेंट है हमारा। एक लॉन्गिट्यूड में कितना होता है, 4 मिनट होते हैं। एक डिग्री लॉन्गिट्यूड 4 मिनट के बराबर होगा। तो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, 120 मिनट के बराबर। यानी कि जो इंडिया का ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का एक्सटेंट है, ये कितना टाइम का एक्सटेंट है, ये पूरा 2 घंटों का एक्सटेंट है। फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का हमारा जो टोटल एक्सटेंट है, इट इज 2 और पूरा 2 घंटे का एक्सटेंट है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा था, टाइम गैप बिटवीन अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट एंड गुजरात इन द वेस्ट इज 2 आवर्स। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के टाइम पे आपको मैंने बताया था कि टी एंड ट्रेड मोनोपोली था, तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए उस टाइम पे जो टाइम जोन बनाया गया था, दैट वाज चाय बगान टाइम। एंड नेपाल एंड श्रीलंका, ये भी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को ही ये अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमें इंडिया के एंड पॉइंट्स पढ़ने हैं, मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। इंडिया का अगर हम ईस्ट साइड पे सबसे पहले आते हैं, इंडिया का जो ईस्ट साइड पे जो एंड पॉइंट है वो अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश स्टेट में आता है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पहले अपनी जगह का नाम याद रखना है, कीबीथू, और डिस्ट्रिक्ट का नाम है अंजौर डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। वहीं पर हमारा जो वेस्टर्न पॉइंट है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये है गुजरात में। एक जगह का नाम क्या है, गुहार मोती, गुहार मोती, और डिस्ट्रिक्ट का नाम कच्छ, गुजरात। हमारा नॉर्दर्न पॉइंट कहाँ पे आता है, इसका नाम है इंदिरा कोल, साइचिन ग्लेशियर के पास। ठीक है, इंदिरा कोल यूटी लद्दाख में ये आता है। एंड अगर हम मेन लैंड की बात करें, यहाँ पर कन्याकुमारी, तमिलनाडु में कन्याकुमारी में एक जगह का नाम है कौन सा, कैप कोमोरिन। ठीक है, ये है हमारे मेन लैंड इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट। लेकिन अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, जिसमें अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी आ जाते हैं, यहाँ पर ग्रेट निकोबार में कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, या जिसे हम बोलते थे पैगमिलियन पॉइंट। ये जब 2004 में सुनामी आई थी, फिर सबमर्ज हो गया था, यहाँ पर हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट लाई करता है। ओके, ये चारों पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए, आप पढ़ सकते हो। इसके बाद अब हमें याद क्या करना है, क्योंकि अब हमारा जम्मू कश्मीर 2 डिफरेंट यूटीज़ में डिवाइड हो चुका है, लद्दाख यूटी एंड जम्मू कश्मीर यूटी। हमारी इंडिया की साउदर्न मोस्ट स्टेट पूछी जाए तो अब ना ही लद्दाख है, ना ही अब जम्मू कश्मीर नहीं आती है। अब हमारा इंडिया की जो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। सेकेंड, हमारी इंडिया की जो साउदर्न मोस्ट स्टेट है, ये है तमिलनाडु। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश, एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट हमारी गुजरात आती है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने एक बात आपको बतानी थी कि गाइज आपको ना इंडिया का पूरा मैप याद करना है। मतलब इंडिया का मैप क्यों याद करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी स्टेट, कौन सी यूटी कहाँ पे है। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये लद्दाख आ गया, जम्मू कश्मीर, इसके नीचे हिमाचल प्रदेश। ये आपने याद कैसे करना है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। आपने कोस्ट लाइन के अनुसार चलते जाना। ठीक है, यानी कि आपने जो बाउंड्री के अनुसार है वैसे चलते जाना है। लद्दाख, इसके साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आ गया पंजाब, और इसके साथ बीच में यहाँ पे आता है हरियाणा, दिस इज राजस्थान। ये आ गया इसके नीचे गुजरात, इसके साथ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को आपने थोड़ा लंबा बनाना है ऐसे करके। ठीक है, महाराष्ट्र, इसके साथ छोटा सा गोवा, नीचे कर्नाटका, केरला, देन कम्स तमिलनाडु। अब इसके ऊपर हो जाओ, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भी आपने थोड़ा लंबा करके बनाना है। ये क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में लाई करता है तेलंगाना। ये काफ़ी लोगों को ऐसे याद नहीं रहता इतना अच्छे से। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में लाई करता है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से ऊपर आ गया उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा के बाद यहाँ पर बांग्लादेश के साथ आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के लिए क्या याद करना है कि ये बांग्लादेश, यहाँ पे आपने चिकन नेक नाम सुना होगा, तो वेस्ट बंगाल चिकन नेक बनाता है। ठीक है, यहाँ तक याद हो गया। अब फिर से यहाँ पे आ जाओ, हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर नीचे
हियर कम्स उत्तराखंड, यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के साथ है बिहार। अब जब बिहार भी याद हो गया, एक चीज़ सबको पता है कि जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट, जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, वहाँ पे क्या है, सेंटर में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश बिल्कुल हम अपने सेंटर को बोलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नीचे यानी कि उड़ीसा के साथ आता है छत्तीसगढ़, और इसके साथ जो जगह खाली बची है दैट इज झारखंड। इस तरह से आपने ये वाला पार्ट याद कर लिया। अब हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पे आते हैं। देखो ये आ गया पूरा नेपाल। नेपाल भूटान से काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो नेपाल। वेस्ट बंगाल के लिए क्या याद करना है, वेस्ट बंगाल वो कंट्री है जो 3 डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। फर्स्ट इज नेपाल, बांग्लादेश एंड देन कम्स भूटान। भूटान के साथ भी वेस्ट बंगाल अपनी बाउंड्री शेयर करती है। इसके साथ यहाँ पे है सिक्किम, जो ऊपर छोटे से हिस्से में सिक्किम आता है। अब जब आपने यहाँ पे बांग्लादेश ड्रॉ किया, बांग्लादेश यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, बांग्लादेश की बाउंड्री यहाँ से इस तरह से है, ठीक है। अब बांग्लादेश के साथ बिल्कुल इसके साथ जो जो इसकी बाजू है, इसके साथ चलेगा मेघालय। मेघालय एंड मेघालय के साथ जो इसके ऊपर इसको पूरा कवर करेगा डैट इज़ असम। यह आ गया असम। इसको जो कवर करेगा वो पूरा आ गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश। ये 3 आप सिस्टर्स कैसे याद करोगे, 7 सिस्टर्स में से नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, एंड कौन सी एक हमारी स्टेट बच गई, डैट इज यहाँ पे बांग्लादेश के साथ, जिसका नाम है त्रिपुरा। ओके, इसके साथ यहाँ पे आ गया म्यांमार। नीचे आप बात करोगे श्रीलंका। बाकी जो हमारे आइलैंड्स बचे हैं, एक हमारा लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड द सेकंड इज अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। ये 2 अपने याद करने हैं। तो इस तरह से आपको पूरा हमारा इंडिया का मैप याद करना है। सेकंड थिंग, स्टेट्स एंड यूटीज़, मैंने इसी स्लाइड में मेंशन कर दिया, ये भी आपको याद करने हैं। स्टेट्स कितनी है हमारी, टोटल 28 स्टेट्स हैं हमारी, 8 यूटीज़ हैं। इसकी कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। बेशक आपको ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है हर स्टेट की, वो चाहे बेशक इतना याद ना हो, लेकिन कैपिटल कौन सी है ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश की अमरावती, अरुणाचल प्रदेश। अब ये सब बताऊंगा नहीं, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये आप खुद इस स्लाइड से पढ़ लेना। एंड यहाँ पे 8 यूटीज़ है, ये भी आप पढ़ लेना। हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमें ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, ये आपको समझना है थोड़ा, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारे इंडिया की अगर हम बात करें, हमारा इंडिया टोटल कितने कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री बनाता है, लैंड बाउंड्री अगर मैं बात करूँ कितनी कंट्रीज़ के साथ बनाता है, टोटल 7 कंट्रीज़ हैं। कैसे, पाकिस्तान, लद्दाख किसके साथ बनाएगा, अफगानिस्तान। लद्दाख का पार्ट थोड़ा अफगानिस्तान से टच होता है, दूसरी कंट्री अफगानिस्तान आ गई। चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ये 7 कंट्रीज़ कौन सी है जिसके साथ हमारा इंडिया लैंड बाउंड्री बनाता है। बाकी श्रीलंका के साथ लैंड बाउंड्री नहीं बनती है। नीचे इंडोनेशिया है, ठीक है, इनके साथ नहीं बनती है। अब हमें याद करना है कि इसके साथ साथ कैसी बाउंड्री है क्या नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखो ये मैं इंडिया को इस तरह से डिवाइड करता हूँ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आ गया, ये ईस्ट, ये वेस्ट। पाकिस्तान कहाँ पे है, पाकिस्तान नॉर्थ में। पाकिस्तान इज नॉट इन द नॉर्थ, पाकिस्तान है नॉर्थ वेस्ट में। हमारे नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। हमारे नॉर्थ में ऊपर की तरफ कौन सी कंट्रीज आती हैं, चाइना, नेपाल एंड भूटान। ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, बांग्लादेश एंड म्यांमार। और वेस्ट में कौन सी कंट्रीज आती हैं, श्रीलंका एंड यहाँ पे लक्षद्वीप के साथ छोटा सा मालदीव्स। ये भी हमारी पूरी कंट्रीज, हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन कौन सी कंट्रीज है ये मैंने आपको बता दी। यही चीज़ मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखी हुई है कि इंडिया हमारा जो लोकेटेड है, इट इज़ बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के बीच में लोकेटेड है। यहाँ पे इंडिया नैरो हो जाता है 22 डिग्री के बाद, इंडिया नैरो हो जाता है पेनिसुलर प्लेटू के बाद। इंडिया हमारा यहाँ पे एक पूरा पेनिसुलर प्लेटू यानी कि इन्वर्टेड ट्राइंगल की फॉर्म में ये एक शेप ले लेगा, जो पूरे इंडियन ओशन को 2 सीज में डिवाइड करेगा। फर्स्ट इज अरेबियन सी एंड सेकेंड इज बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना, नेपाल एंड भूटान, मैंने बता दिया आपको। ईस्ट में आ गया म्यांमार एंड बांग्लादेश, और साउथ में आ गया श्रीलंका एंड मालदीव्स। अब इंडिया जो इन कंट्रीज के साथ लैंड बाउंड्रीज बनाता है, इसमें सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री किसके साथ है, ये आपने फर्स्ट एटलीस्ट याद रखना है। बांग्लादेश कौन सी कंट्री जिसके जो हमारे साथ मतलब सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री इसी के साथ बनती है। इसकी कितनी लैंड बाउंड्री है हमारे साथ, 4096 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री इसके साथ है। बाकी चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। एटलीस्ट आपको 2 याद होनी चाहिए,
अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। तो ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इंडिया फॉर्म्स बाउंड्री विद, अब हमारी इंडिया जो बाउंड्री फॉर्म करता है, ये हर एक जो कंट्री है जिसके साथ बाउंड्री फॉर्म करता है, ये कौन कौन सी स्टेट के साथ फॉर्म होती है। यहाँ पे देखो, पाकिस्तान के साथ अगर हम बात करते हैं, आपने मैप याद कर लिया तो अब आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान किसके साथ, 3 स्टेट्स हैं, कौन सी, गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब, एंड 2 यूटीज हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो यहाँ पे देखो गया, पाकिस्तान इज हैविंग बाउंड्री विद 3 स्टेट्स, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, एंड 2 यूटीज, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जबकि अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान की जो बाउंड्री बनती है ये सिर्फ ये वाला पार्ट है 106 किलोमीटर का, तो ये सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के साथ बाउंड्री बनाएगा। चाइना की किसके साथ बनती है, लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे देखो सिक्किम, वेस्ट बंगाल के साथ नहीं बनाएगा ये, एंड अरुणाचल प्रदेश। यानी कि 5 स्टेट्स के साथ चाइना बाउंड्री बनाता है। एंड चाइना के साथ जो हमारी इंडियन बाउंड्री है ये टोटल 3 सेक्टर्स में डिवाइड है, ये आप याद रखना, द ईस्टर्न सेक्टर, द सेंट्रल सेक्टर एंड द वेस्टर्न सेक्टर। 3 सेक्टर्स में हमारी चाइना के साथ बाउंड्रीज डिवाइडेड है। उसके बाद अगर हम म्यांमार की बात करें, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, यानी कि 4 स्टेट्स के साथ हमारा ये जो म्यांमार है ये हमारी 4 स्टेट्स के साथ बाउंड्री बनाता है। बांग्लादेश किसके साथ बनाएगा, सबसे पहले वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद असम, ये देखो असम का पार्ट, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, यानी कि 5 स्टेट्स के साथ। ये सब मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। नेपाल 5 स्टेट्स के साथ, पता ही आपको, नेपाल, उत्तराखंड ऊपर वाली साइड, फिर यूपी, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल क्यों, क्योंकि मैंने वेस्ट बंगाल के लिए बताया, वेस्ट बंगाल एक ऐसी कंट्री है जो 3 स्टेट्स के साथ बनाती है, नेपाल, इस तरफ आ गया भूटान, एंड बांग्लादेश क्योंकि बांग्लादेश बोलो सॉरी, वेस्ट बंगाल क्योंकि चिकन नेक बनाता है, तो इसके बीच में यहाँ पे छोटा सा सिक्किम आता है, एंड ये इसके नीचे आ गया बांग्लादेश, ठीक है, और ये आ गया वेस्ट बंगाल। ऐसे में थोड़ा रफ सा बना रहा हूँ, आप समझ आइएगा। भूटान 4 स्टेट्स के साथ बनाता है, कौन सी, सबसे पहले सिक्किम आ गया, उसके साथ वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार 4 स्टेट्स के साथ बनाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। जबकि बांग्लादेश 5 स्टेट्स के साथ बनाता है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा के साथ। क्यों, यहाँ पे देखो त्रिपुरा यहाँ पे कहाँ पे लाई करता है, ये देखो बीच में, यानी कि जो इसका बांग्लादेश का जो ये एक्सटेंड है ना, ये यहाँ पे जो थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है, इसके बीच में त्रिपुरा लाई करता है, तो त्रिपुरा के साथ भी ये बनाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसके बाद सिंपल सा हमारा लास्ट जो इस पॉलिटिकल डिवीजन का लास्ट पार्ट है, डैट इज़ कौन कौन सी लाइन हमारी बाउंड्रीज हैं, कौन सी डिग्री चैनल्स हैं, ये सब चीज़ें। रेड क्लिफ लाइन किन कंट्रीज़ के बीच में है, उन कंट्रीज़ के बीच में जो कभी इंडिया का पार्ट थी। जैसे पाकिस्तान, इंडियन पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन, इंडियन बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि इंडिया का पार्ट थी। दूसरा दुरंत लाइन किन के बीच में है, पहले ये इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में थी, अब क्योंकि पाकिस्तान अब अलग हो चुका है और पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में भी दुरंत लाइन ही है। मैकमोहन लाइन सभी को पता है, इंडिया एंड चाइना। अच्छा, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल एंड 10 डिग्री चैनल, ये मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से। ओके, ये है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, नीचे है मालदीव्स। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड मालदीव्स को जो अलग करता है, डैट इज 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एंड मालदीव्स को अलग करता है। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में एक आइलैंड है छोटा सा जिसका नाम है मिनिकॉय। मिनिकॉय इज द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। फर्स्ट है एंड्रोड आइलैंड। इस मिनिकॉय एंड रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बीच में है 9 डिग्री चैनल, ये भी समझ आ गया आपको। एंड 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन, ये जहाँ पे आएगा निकोबार, यहाँ पे आएगा अंडमान एंड निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एंड मालदीव्स के बीच में, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय एंड रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बीच में, 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, ये चीज़ तीनों समझ आ गई होगी। उसके बाद आ गया पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ये इंडिया श्रीलंका के बीच में है। ग्रेट चैनल एंड ग्रैंड चैनल, ये क्या है, ग्रेट चैनल एंड ग्रैंड चैनल, यहाँ पे है इंडोनेशिया, ये है इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया का एक सुमात्रा आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, और हमारा ग्रेट निकोबार, इनके बीच में जो चैनल बनता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेट चैनल एंड ग्रैंड चैनल। इसी तरह से जो म्यांमार का एक आइलैंड है जिसका नाम है कोका आइलैंड, इस कोका आइलैंड के बीच में एंड नॉर्थ अंडमान के बीच का जो चैनल है इसे बोलते हैं कोका चैनल, ठीक है। कोका चैनल, ग्रेट चैनल एंड ग्रैंड चैनल, ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद
ट्वेंटी फोर्थ पैरेलल एक लैंड बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। इंडिया और म्यांमार के बीच में जो लैंड बाउंड्री है ना, इस लैंड बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम, इसका नाम देते हैं हम 24th पैरेलल। तो 24th पैरेलल इज जस्ट लैंड बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ये डेमोग्राफी एंड सेंसस का कुछ डाटा ये आप पढ़ सकते हो। एरिया के टर्म में हमारी लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है, राजस्थान। स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा। लार्जेस्ट यूटी कौन सी है, लद्दाख। एरिया के टर्म में और स्मॉलेस्ट यूटी है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जिसका सिर्फ 32 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, इतना कम। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हमारी लार्जेस्ट स्टेट इज उत्तर प्रदेश, और पॉपुलेशन की टर्म्स में स्मॉलेस्ट स्टेट हमारी सिक्किम आ गई। लार्जेस्ट यूटी दिल्ली है, स्मॉलेस्ट यूटी लक्षद्वीप है। कौन सी स्टेट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, दैट इज यूपी। ठीक है, कौन सी स्टेट है जो सिर्फ एक ही स्टेट के साथ, विद ओनली वन स्टेट्स नहीं, वन स्टेट जो सिर्फ एक ही स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करेगी, डेट इज मेघालय एंड सिक्किम। उसके बाद है स्टेट शेयरिंग बाउंड्री विथ 3 कंट्रीज, जो 3 कंट्रीज के साथ बाउंड्री बनाती है। सबसे पहले मैंने आपको वेस्ट बंगाल तो बताया ही है, देन कम सिक्किम। सिक्किम क्यों, सिक्किम किसके बीच में है, इधर है नेपाल, इधर है भूटान, एंड ऊपर का पूरा एरिया कौन सा है, चाइना का एरिया है। देन कम्स अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्यों, जब नेपाल यहाँ पे जैसे नेपाल आ गया, ठीक है, यहाँ पे बीच में सिक्किम है, देन कम्स भूटान, इसके साथ जो लैंड बाउंड्री बनाएगा पूरा इस तरह से, ये बनाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे आ गया भूटान, इस तरफ है पूरा म्यांमार, एंड ऊपर आ गया चाइना। तो ये भी 3 कंट्रीज के साथ बाउंड्रीज बनाती है। हाइट ऑफ टॉप 3 पीक्स, जो टॉप 3 पीक्स हैं इनकी हाइट हमें आपको पता होनी चाहिए। माउंट एवरेस्ट की हाइट सबसे ज़्यादा है 8849 मीटर्स, ठीक है। ये कहाँ पर है, इंडिया नेपाल के बॉर्डर में आता है ये। माउंट K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसका नाम याद रखना, आपको पता भी होगा काफ़ी मैक्सिमम लोगों को। गॉडविन ऑस्टिन इसका नाम है, 8611 मीटर। एंड कंचनजुंगा 3rd नंबर पे आती है, 8586 मीटर। इनकी हाइट्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। विद दिस हमारा पॉलिटिकल डिवीजन खत्म होता है। लेट्स मूव टू द पार्ट ऑफ फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। सो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में, इंडिया हैज़ ऑल मेजर फीचर्स, इंडिया के पास सभी मेजर फीचर्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन, डेजर्ट, कोस्ट एंड आइलैंड्स, ये सब है। जहाँ पे हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू वाला पार्ट है, ये क्या है, ये इट कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस ऑफ अर्थ सरफेस, जो कि जैसे हमारा अरावली रेंजेस की बात करते हैं ना, ये किसका, इसी का ही एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेटू का। और हम ये मान के चलते हैं कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है, यहाँ पे जो कोल पाया जाता है, इंडिया का कोल, ये गोंडवाना लैंड के टाइम का है। तो अब ये गोंडवाना, अंगारा, ये सब चीज़ें क्या है, ये मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ। देखो, एल्फ्रेड वैगनर जी की एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी। इसके अनुसार पे क्या था, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के बताता हूँ कि ये बोलते थे कि पहले हमारा जो अर्थ था, अर्थ में सिर्फ एक ही लैंड मास था जिसका नाम था पेंजिया, एंड इसके आसपास पूरा समंदर था जिसका नाम था पेंथालसा, ठीक है। ये मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। इसके बाद विद टाइम क्या होता है, हमारा जो पेंजिया है, इसमें इसके आसपास जो समुंदर था पेंथालसा, ये हमारे पेंजिया को क्या करता है, 2 डिविजन्स में डिवाइड कर लेता है, एक अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट का नाम आ जाता है अंगारा लैंड, मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ। अपर पार्ट का नाम आता है अंगारा लैंड, एंड लोअर पार्ट का नाम आता है गोंडवाना लैंड। इस अंगारा लैंड को हम लोरेशिया के नाम से भी जानते हैं। एंड जो हमारा इंडिया का कोल है, वो इसी गोंडवाना के, मतलब जब गोंडवाना फॉर्म हुआ था उस टाइम का कोल है हमारा यहाँ पर इंडिया में, ठीक है। विद फर्दर टाइम क्या होता है, इनका फर्दर डिवीजन होता है। फर्दर डिवीजन कैसे होगा, जो अंगारा लैंड था, अंगारा लैंड की डिवीजन कैसे होती है, यहाँ पर इसकी 2 तरह से डिवीजन होगी। सबसे पहला जो ये फॉर्म करेगा, नॉर्दर्न अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट, एंड दूसरा ये पूरा यूरेशियन कॉन्टिनेंट बना देता है। कौन सा, पूरा यूरेशियन, जिसमें यूरोप एंड रशिया, एशिया का पूरा पार्ट आ गया। जबकि गोंडवाना लैंड कैसे डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, देन कम्स अफ्रीका, इसी अफ्रीका का पार्ट था इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। विद टाइम इससे एक बहुत बड़ी प्लेट अलग हो जाती है, जहाँ पे पहला पार्ट किसका होता है, इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, एंड इसी से ही निकलता है एक और पार्ट जो कि अंटार्कटिका प्लेट, जो पूरे साउथ में जाके बाद में ये कॉन्टिनेंट बन जाता है, एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट चली जाती है यूरेशियन प्लेट से टकराने। अब जब ये आगे की तरफ यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही होती है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट फिर से टूटती है और इंडियन प्लेट से अलग हो जाती है, और सिर्फ इंडियन प्लेट बचती है जो यूरेशियन प्लेट से टकराने के लिए चली जाती है। यूरेशियन प्लेट की तरफ जब इंडियन प्लेट आ रही थी, उसी टाइम पर, याद रखना ये चीज़, उसी टाइम पर यहाँ पे ट्रांस हिमालयास का फॉर्मेशन हो चुका था।
ठीक है। और बीच में इसके क्या था, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में एक सी था जिसका नाम है तेथियस सी। शायद ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। एक तेथियस सी नाम का सी था। जैसे जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराने जाती है, यही तेथियस सी, इसमें जो सेडिमेंट्स होते हैं, इन्हीं सेडिमेंट से हमारा बन जाता है पूरा हिमालयास। क्योंकि इंडियन प्लेट जैसे यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही है, ये सेडिमेंट्स ऊपर उठने लगते हैं और यहाँ पे हिमालयास का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ट्रांस हिमालयास हिमालयास का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये हिमालयास ट्रांस हिमालयास हिमालयास से पहले बन गए थे। ठीक है। ये पूरी मैंने स्टोरी इसी पूरी पीडीएफ में, इसी पूरी स्लाइड में मैंने मेंशन की हुई है, आप ये पढ़ सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखो, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस हिमालयास। अब जब ट्रांस हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ, ये कैसे फॉर्मेशन हुआ था? ट्रांस हिमालयास में हमारे टोटल 3 रेंजेस आती है। कौन सी 3 रेंजेस है? सबसे पहले काराकोरम, देन कम्स लद्दाख एंड देन कम्स ज़ंस्कार। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख एंड ज़ंस्कार। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे जो ट्रांस हिमालयास है, ये पामीर नॉट से स्टार्ट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का रूफ इसको बोलते हैं। यहाँ से ट्रांस हिमालयास हमारे स्टार्ट होते हैं। अब इसी ट्रांस हिमालयास में क्या है, यहाँ पे लाई करता है माउंट K2, जिसे हम बोलते हैं क्या, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन इसी काराकोरम का पार्ट है। साइचन बालतोरो ग्लेशियर से यहीं पर है। इसके बाद सेकंड रेंज आती है लद्दाख रेंज। यहाँ पर आपने क्या याद रखना है, लद्दाख रेंज पे लाई करता है एक पीक, माउंट राकापोशी। ठीक है, माउंट राकापोशी। इस पीक को क्यों याद रखना है? ये वर्ल्ड की सबसे स्टीपेस्ट पीक है। ये वर्ल्ड की सबसे स्टीपेस्ट पीक है माउंट राकापोशी। ये लद्दाख रेंज में लाई करती है। एंड देन कम्स ज़ास्कार, यहाँ पे हमारी कौन सी रेंजेस आती है, जहाँ पे आते हैं हमारे नंगा पर्वत एंड धौलाधर, सॉरी धौलागिरी जिसको हम बोलते हैं वाइट माउंटेन्स। ठीक है, ये कहाँ पर आ गए, ज़ांस्कार रेंज पे। लद्दाख रेंज के लिए क्या याद करना है, माउंट राकापोशी, एंड काराकोरम के लिए माउंट K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। अब एक और चीज़, लद्दाख एंड ज़ांस्कार के बीच से यहाँ से फ्लो करती है कौन सी रिवर, डैट इज़ इंडस रिवर। इंडस रिवर दोनों लद्दाख एंड ज़ांस्कार रेंज के बीच से फ्लो करेगी। ये पूरे मैंने जो पॉइंट बताए आपको यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस हिमालयास वगैरह कि ट्रांस हिमालयास का स्टार्टिंग कहाँ से है, पामीर नॉर्थ से, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, ये हिमालयास का पार्ट नहीं है। माउंट K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसके लिए मैंने आपको बताया था कितनी इसकी जो हाइट है, 8611 मीटर्स हाइट है। ठीक है, 8849 मीटर किसकी हाइट है, जो सबसे ऊंची पीक है हमारे पूरे वर्ल्ड की, माउंट एवरेस्ट। अच्छा, इज इन लद्दाख रेंज एंड नंगा पर्वत एंड धौलागिरी को बोलते हैं वाइट माउंटेन्स। ये ज़ांस्कार रेंज पे लाई करते हैं। इंडियन रिवर फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड ज़ांस्कार रेंज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इंडिया की जो मैंने आपको बताई, इंडिया के पास जो 5 मेजर डिवीजन्स है, द हिमालय माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। इन सबको हम अच्छे से पढ़ेंगे। और जो हमारा मेजर पोर्ट वाला पार्ट होगा, ये हमारा कोस्टल प्लेन्स में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। ये मैं आपको यहाँ दिखा लेता हूँ। ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, ये हिमालयास का पार्ट आ गया। यहाँ पे आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, ये आ गया कोस्टल प्लेन्स, जहाँ पे सारा मेंशन है कोस्टल प्लेन्स। बीच का हिस्सा पूरा आ गया पेनिनसुलर प्लेटू, जो कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू। इंडियन डेजर्ट भी आ गया एंड द आइलैंड्स। ठीक है, ये हमें पूरा यहाँ पे पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं द हिमालय से। अब हिमालयस के लिए सबसे पहले ये चीज़ सभी को पता है कि हिमालयस हमारे सेडिमेंट्री माउंटेन्स से बने हैं, मतलब ये सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं ये। ठीक है, एल्प माउंटेन्स की तरह ही ये माउंटेन्स भी यंग फोल्ड माउंटेन्स है, जबकि अरावली, यूराल माउंटेन्स एंड एपालेचिन्स ये हमारे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये याद रखना, हिमालयाज एंड एल्प माउंटेन्स यंग फोल्ड माउंटेन्स है और ये सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं। जबकि अरावलीज, यूराल एंड एपालेचिन्स अगर पूछ लिया जाए कभी स्टेटमेंट की टर्म्स में, तो आपको याद होना चाहिए दे आर ओल्ड फाउंड माउंटेन्स। अब हिमालय माउंटेन्स का क्या है, ये पूरे हमारे नॉर्दर्न बाउंड्री की तरफ, मतलब पूरे नॉर्थ से लेकर, अगर हम बात करें लद्दाख से लेकर पूरा ईस्ट की तरफ जाएंगे, ये अरुणाचल प्रदेश वाली साइड पर। कहाँ से स्टार्ट होंगे, इंडस रिवर से लेकर पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर तक, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर में वहाँ पे एक दिहांग जॉर्ज नाम का पॉइंट आएगा, वहाँ से हिमालय ईस्ट वर्ड की तरफ एक्सटेंड हो जाएंगे। ये मैं सारा आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले हिमालयस के लिए हम थोड़ा समझते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। यहाँ पे 3 पैरेलल रेंजेस आती है। कौन सी, द ग्रेटर हिमालयस जिसे हम बोलते हैं हिमाद्री,
सेकंड हिमाचल लेसर हिमालयस एंड थर्ड इज शिवालिक्स। ठीक है, ये 3 यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट रेंजेस आती है। सबसे पहली चीज़ आपने क्या याद रखनी है, जो इसका फर्स्ट रेंज है ग्रेटर हिमालयस, यहाँ पे लाई करता है माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट कितनी है 8849 मीटर्स। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट कौन से हिमालयस पर लाई करेगा, ग्रेटर हिमालयस या हिमाद्री पर लाई करता है। इस ग्रेटर हिमालयस के बाद आता है लेसर हिमालय, यहाँ भी इसको आप मिडल हिमालयस बोल दो। ठीक है, इसके बाद शिवालिक्स। अब मिडल हिमालयस के लिए आपने क्या याद रखना है, मिडल हिमालयस में डिफरेंट इंपॉर्टेंट रेंजेस आती है। कौन सी, जैसे कि पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, ये कहाँ पे मिडल हिमालयस रेंजेस पे आती है। एंड इस मिडल हिमालयस एंड शिवालिक्स के बीच में लाई करता है डिफरेंट द्वार्स एंड धुंस, जैसे कि अपनी जैसे हरिद्वार आ गया, देहरादून आ गया, कोटली दून, पाटली दून, ये सब जो हिमाचल यानी कि लेसर हिमालयस या मिडल हिमालयस एंड शिवालिक्स के बीच में लाई करता है। अब माउंट एवरेस्ट को अगर नेपाल में इसका, अगर आप देखो इसका नाम है नेपाल में सागर माथा एंड इसी का नाम चाइना में इसको नाम दिया है चोमू लंगमा करके इसका चाइना में नाम है। ठीक है, ये वाली स्लाइड थी इसकी हिमालयस की। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने इसके लिए सबको लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड विच इज नोन एज सागर माथा इन नेपाल एंड चोमुलंगमा इन चाइना, जबकि कंचनजुंगा जो कि इट इज़ एट द बॉर्डर ऑफ सिक्किम एंड इंडिया एंड नेपाल, ये इंडिया और नेपाल यानी कि सिक्किम एंड नेपाल के बॉर्डर पे कंचनजुंगा जो हमारी जो थर्ड हाईएस्ट पीक है ये लाई करती है। मिडल हिमालय रेंज की अगर हम बात करते हैं, ये मिडल हिमालय रेंज को अगर आप देखोगे ना, मिडल हिमालय रेंज को पीर पंजाल रेंज कहा जाता है इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, धौलाधर रेंज कहा जाता है इन हिमाचल प्रदेश। इसके बाद आगे हम उत्तराखंड में हम मिसरू एंड नागतिब्बा रेंज इसको बोलते हैं उत्तराखंड में। देन कम्स इन नेपाल में इसको नाम दिया गया है महाभारत रेंज। ठीक है, इस तरह से इस मिडल हिमालय रेंजेस के डिफरेंट नेम्स है, ये मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। पीर पंजाल रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर, धौलाधर रेंज इन हिमाचल प्रदेश, मुसरी या फिर नागतिब्बा रेंज इन उत्तराखंड एंड महाभारत रेंज नाम दिया गया है इन नेपाल। जब हम हिमालयस की एक्सटेंशन पढ़ते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कहाँ तक, दिहांग जॉर्ज तक, जहाँ से ये आगे ईस्ट वर्ड की तरफ एक्सटेंड हो जाता है। यहाँ पे आपको इसका एक चीज़ याद रखनी है कि इन हिमालयस को बोला क्या जाता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जैसे मैं इसका स्टार्ट करूँगा, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम इंडस से ये स्टार्ट होंगे, फ्रॉम इंडस रिवर टू पूरा लास्ट तक जाएंगे ये ब्रह्मपुत्र रिवर तक। ठीक है, इंडस रिवर एंड सतलुज रिवर के बीच में, सतलुज रिवर के बीच में इन हिमालयस को बोला जाता है या पंजाब हिमालयस या हिमाचल हिमालयस या फिर कश्मीर हिमालयस। ठीक है, इंडस एंड सतलुज के बीच में इनको इस नाम से जाना जाता है। सतलुज रिवर एंड काली रिवर के बीच में अगर इनका नाम पूछा जाए आपसे, कुमाऊं हिमालयस इनका नाम आता है। ठीक है, कुमाऊं हिमालयस। काली रिवर एंड तीस्ता रिवर के बीच में इन हिमालयस का नाम है नेपाल हिमालयस, क्योंकि वो नेपाल वाली हिमालयस का पार्ट है। ठीक है, एंड तीस्ता रिवर एंड ब्रह्मपुत्र जो अरुणाचल प्रदेश असम वगैरह वाली साइड पे, असम वगैरह वाली साइड पे, इसका नाम है असम हिमालयस। एंड ब्रह्मपुत्र के बाद जो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है, दिहांग जॉर्ज के आगे वाला पार्ट, इसको यहाँ पे बोलते हैं अरुणाचल हिमालयस। ठीक है, ये इसका वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का एक्सटेंड है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2500 किलोमीटर हमारे हिमालयस की टोटल लेंथ है, नोन एज सेंट्रल एक्सियल लेंथ। ठीक है, ये पार्ट सिंपल था। अब मैं इसका आगे वाला पार्ट आपको इधर ही समझा देता हूँ फिर, ताकि एक ही स्लाइड में मैं पूरा कवर कर लूँ। ओके, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जब हम आते हैं, यहाँ पे दिहांग जॉर्ज नाम का पॉइंट आता है। यहाँ से हिमालयस क्या करते हैं, ईस्ट वर्ड की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू का जहाँ पे पार्ट था, एक 3 हिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। इसके साथ साथ जो हमारे हिमालयस ये यहाँ पे हिल्स आती है, इन हिल्स का नाम आपको याद होना चाहिए। इन हिल्स का नाम है दाफला हिल्स, मिशबी हिल्स, पतकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स एंड लूशा हिल्स। इस तरह से डिफरेंट हिल्स का नाम है। और इसके साथ जो माउंटेन रेंज चलती है जो म्यांमार की तरफ, उसका नाम है आर्कान्यूमा माउंटेन्स।
ठीक है, आर्कन्यूमा माउंटेन्स इसका नाम है। एंड इसके बाद नीचे की तरफ अगर आप चाहोगे, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आ जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं और इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, यहीं पर लाई करता है कौन कौन से, एक छोटे छोटे आइलैंड है, नारकोंडन आइलैंड, एंड यहाँ पे एक बैरन आइलैंड भी है। इस नारकोंडन आइलैंड, ये क्या है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की, क्योंकि फर्स्ट वाली का नाम है सैडल पीक, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। और बैरन आइलैंड पता होना चाहिए, इट इज़ दी ओनली एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, ओनली एक्टिव वोल्केनो है हमारे एशिया का ये पूरे। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये मैंने आपको बता दी यहाँ पर। अब इसके बाद जो लास्ट चीज़ मैंने आपको बतानी है कि हमारे यहाँ का हिमालयस का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। ये देखो, बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज हिमालयस बेंड शार्पली टू साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया नोन एज पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिमालयस। यहाँ पे ये ईस्ट की तरफ इस तरह से हो जाएंगे, जिसका नाम क्या बताया मैंने आपको, पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिमालय। यहीं पर डिफरेंट हिल्स आती हैं, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स या फिर लूशा हिल्स। हमारे हिमालयस का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट यानी कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो है नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत से ये स्टार्ट होंगे, और जो इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आएगा अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर इसमें एंटर कर जाती है, इसका नाम है नमचा बारवा। ठीक है, ये है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ये पूरा मैंने जो आपको बताया ये हिमालयस का पार्ट था। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो ये सिंपल था, मेरे ख्याल से इतना बताने की ज़रूरत नहीं थी मुझे इसमें, क्योंकि पहले भी आपने ये सारा कुछ काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। अच्छा, और कुछ अगर रह गया हो, मैंने आपको ये बता दिया, शिवालिक, देहरादून, ये सब बता दिया है, धौलाधर रेंज, पीर पंजाल रेंज, ठीक है, नाग तिब्बत मसूरी, ये सब मैंने बताया था। ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद गाइस हमारा जो सेकंड है ये है ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ये बहुत सिंपल, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ये मैं आपको बताता हूँ। इट हैज़ बीन फाउंड बाय इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। जो ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन है, ये जो हमारा इंडिया का पार्ट है, जहाँ से हिमालयस हैं, हिमालयस के बाद क्योंकि जो रिवर्स आ रही थी हिमालय से, ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ रही थी, अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है। जब हमारी इंडियन प्लेट, सपोज करते हैं, ये मैं बताता हूँ, ये यूरेशियन प्लेट थी, ठीक है, जब हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराने जाती है, तो क्या होता है, हमारा इंडियन प्लेट एक जियोसिंक्लाइन, मतलब एक खड्डा टाइप बना देता है बड़ा सा। जैसे ये आगे ग्रेटर हिमालयस, फिर मिडल हिमालय, लेसर हिमालयस, फिर शिवालिक्स। तो इसके आगे ही एक थोड़ा खड्डा टाइप बना देती है, क्योंकि ये जब टकराती है उससे तो एक खड्डा टाइप बन जाता है। ठीक है, अब ऊपर से यहाँ से हिमालय से रिवर्स आ रही थी काफ़ी ज़्यादा, जब वो रिवर्स आती हैं अपने साथ सेडिमेंट्स या बोल्डर्स वगैरह लेके आती है, और विद टाइम काफ़ी साल तक ये यहाँ पे बहती रही, और इसने इस जियोसिंक्लाइन को भर दिया, यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठा कर दिए। इस तरह से हमारे ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स बने हैं, यानी कि ये पूरा सेडिमेंट से ही बने हैं। अब इसी के लिए हमने बताया कि अब जो 3 मेजर रिवर्स आ रही थी उनका नाम क्या है, इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ये 3 मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, जिसकी वजह से हमारे पूरे ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स बने हैं। द इंडस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टोटल कितना एरिया ये कवर करते हैं, लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। जहाँ पे सबसे पहले जो इंडस वाला पार्ट आता है, ये बनाता है पंजाब प्लेन, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो कि झेलम, चनाब, रवि, ब्यास एंड सतलुज है। देन सेकंड आता है गंगा प्लेन। गंगा प्लेन क्या है, ये घाघर से लेकर तीस्ता रिवर तक जितना भी एरिया आया, जैसे जिसमें कौन सा हमारे स्टेट्स कवर होते हैं, हरियाणा से लेकर पूरा वेस्ट बंगाल तक, ये पूरे एरियाज गंगा प्लेन्स में आ गए। और दिहांग जॉर्ज वाली साइड पर कौन सा, जो असम में अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट, जो कि ब्रह्मपुत्र प्लेन में आता है। अब ये फॉर्मेशन ऑफ प्लेन ये कैसे बना था, मैंने यही चीज़ आपको यहाँ बताई कि इंडियन प्लेट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो एक डिप्रेशन या फिर जियोसिंक्लाइन बन जाता है, वॉज मेड आफ्टर द शिवालिक्स और आउटर हिमालयाज। शिवालिक्स के बाद ही ये आगे एक जियोसिंक्लाइन बन जाता है, and this geosyncline was filled by the sediments of the Himalayan rivers as they are coming from a great height and speed, and by erosion in the mountains filling the geosyncline completely, forming the Great North Indian Plains. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ पे आपने याद क्या रखना है, अब जो हमारा
इंडस रिवर है ना, इंडस रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट डोब्स फॉर्म होते हैं। डोब्स क्या होते हैं? दो रिवर्स के बीच का एक एरिया होते हैं, इनको हम बोलते हैं डोब्स, ठीक है। अब डोब्स बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, जो पंजाब और हरियाणा प्लेन्स के बीच का डोब है, इसे हम कैसे कैसे हमने नाम दिए हैं, जैसे झेलम एंड इंडस। ये कैसे याद रखना है? इंडस की फर्दर ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चनाब, रवि, ब्यास एंड सतलुज, ठीक है। लिख लेता हूँ मैं, झेलम, चनाब, रवि, ब्यास एंड सतलुज। अब जैसे जैसे इनके नाम है उसी से ही इनके डोब का भी नाम है। बी एंड एस, यानी कि ब्यास और सतलुज के बीच में नाम है बिस्त डोब, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, रावी एंड ब्यास के बीच का नाम है बारी डोब, ठीक है, बी एंड आर, बारी डोब। रावी एंड चनाब के बीच का है रचना डोब। झेलम एंड चनाब के बीच में है छज्ज डोब। एंड इंडस एंड झेलम के बीच में, ये नाम आपने मेन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंध सागर डोब, ठीक है। ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। अब ये हर हर एक रिवर एक दूसरे के साथ किस किस पॉइंट पे जाके मिलती है, जब हम जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल डिवीजन देखेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ ये मिलते हैं, हरीके वगैरह पॉइंट सारे, ठीक है। अच्छा, फिर है जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ प्लेन्स। अब क्या है जियोमॉर्फोलॉजी, ये मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, इधर ही करवा देता हूँ ये, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या हुआ था, जब हमारे हिमालयस थे, ऊपर ऊपर हिमालयस थे, ऊपर हिमालय से जब ये रिवर्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ रही थी, तो अपने साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर यानी कि बोल्डर्स लेके आई, काफ़ी बड़े बड़े, और वो बोल्डर्स को इधर इकट्ठा करते गए, ठीक है। विद टाइम जैसे ये बोल्डर्स इकट्ठा होते गए, इनके वेट की वजह से अब यहाँ पे क्या होने लगा, ये रिवर इनको पार ही नहीं कर पाई, और रिवर ने क्या किया, इनके नीचे से ही अपना रास्ता बना दिया। तो ये एक ऐसा पॉइंट बन गया जहाँ पे रिवर आके डिसअपेयर हो गई, ठीक है। क्यों डिसअपेयर हुई? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स थे, रिवर इसको पार ही नहीं कर पा रही थी, तो ये वो पॉइंट आ गया जहाँ पे रिवर आके डिसअपेयर हो गई। आगे आके एक स्वैम्पी एंड मार्शी एरिया आया, यानी कि दलदली टाइप एरिया आया। ये वो एरिया आया यहाँ पे रिवर इन बोल्डर्स को फिर से नीचे से निकल के फिर से री इमर्ज हो जाती है, और यहाँ पे फॉर्म होता है स्वैम्पी एंड मार्शी एरिया। ऊपर वाला एरिया जहाँ पे रिवर डिसअपेयर हुई थी, इसका नाम है भाबर, भाबर। एंड यहाँ पे रिवर फिर से री इमर्ज होती है, इसका नाम है तराई, ठीक है। तो ये आपने ये वाली लाइंस, भाबर वो रीजन है जहाँ पे रिवर डिसअपियर, तराई वो रीजन है जहाँ पे रिवर री इमर्ज, यानी रिवर जहाँ पे री इमर्ज हो जाती है। उसके बाद जैसे ये एक रिवर है, अब रिवर क्या करती है, अपने जो इसके साइड वाले पूरे इसके प्लेन्स हैं, ये यहाँ पे अपने सेडिमेंट्स इकट्ठा करती जा रही थी, ठीक है। यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठा करते जा रही थी। अब जैसे जैसे ये सेडिमेंट्स इकट्ठा करते जा रही है, अब और सेडिमेंट्स ये लाएंगी, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा कि ये वाले सेडिमेंट्स है, ये थोड़े से आउटवर्ड की तरफ मूव हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये थोड़े से आउटवर्ड की तरफ मूव हो जाएंगे, और नए सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठा होते जाएंगे। अब नए सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठा होते जा रहे हैं, पुराने सेडिमेंट्स आगे की तरफ मूव होते जा रहे हैं। इन नए सेडिमेंट्स, इनका नाम यानी कि इनको बोला जाता है खादर, क्योंकि ये न्यू एल्यूवियल सॉइल से बने हैं। न्यू यानी कि जो नए सेडिमेंट्स आए हैं, न्यू यंगर डिपॉजिट्स हैं जो फ्लड प्लेन्स के, इसका नाम दिया गया था खादर। मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ खादर। एंड जो प्लेन्स अब शिफ्ट हो गए आगे की तरफ, इनका नाम पड़ गया भांगर, ओके। इन्हीं भांगर में क्या है, कैलकेरियस डिपॉजिट्स है, यानी कि जो कंकर वगैरह आपको दिखेंगे वो इन्हीं भांगर रीजन में दिखेंगे। इट कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट्स कंकर नोन एज ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। तो यहाँ पे आपने याद क्या रखना है, भाबर, भाबर कौन सा रीजन है जहाँ पे रिवर डिसअपेयर हो जाती है। तराई कौन सा रीजन है जहाँ पे रिवर फिर से री इमर्ज होती है, और ये स्वैम्पी एंड मार्शी एरिया यानी कि दलदली टाइप एरिया बनाती है यहाँ पर। अच्छा, रिवर के साथ जो इसके सेडिमेंट्स लाती आती है, जो इसके नए सेडिमेंट्स है, न्यू एल्यूवियल सॉइल से बोलते हैं, ये है, इसका नाम है खादर। एंड जो इसके सेडिमेंट्स शिफ्ट हो जाते हैं आगे की तरफ, वो बन जाते हैं ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, और इसका नाम आ जाता है भांगर, ओके। विद दिस हमारा ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स भी खत्म होता है। सेकंड, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज पेनिनसुलर प्लेटू। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस। यहाँ से ही मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमने इसको अच्छे से पढ़ना है।
पेनिनसुलर प्लेटू का क्या है, इट इज़ ए टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, और ये किस वजह से बना था, क्योंकि जो गोंडवाना लैंड थी उसकी ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग हुई। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हम जैसे हमारी अरावली रेंजेस है ना, ये भी कितनी पुरानी है, एंड जो हमारा इंडियन कोल है ये भी कितना पुराना है जितना गोंडवाना लैंड। तो ये पेनिनसुलर प्लेटू भी इसी की ही ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग की वजह से बना था। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ना पेनिनसुलर प्लेटू का, वो है इसका ब्लैक सॉइल। ठीक है, इसका पेनिनसुलर प्लेटू में हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल क्या है, इसकी पेरेंट सॉइल है इग्निशियस रॉक। क्यों, इग्निशियस रॉक की वेदरिंग की वजह से ब्लैक सॉइल बनती है, और यहाँ पे ब्लैक सॉइल हमें मिलती है इंडिया में। उस पूरे एरिया का हम नाम क्या देते हैं, डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप, ये मैंने सारा यहाँ मेंशन किया हुआ है। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल नोन एज डेक्कन ट्रैप। अब जो हमारा पूरा पेनिनसुलर प्लेटू का हिस्सा आता है, ये मेजर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब ये मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे डिवाइडेड है। जैसे ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटू आ गया, ठीक है, यहाँ पे दो रेंजेस है, विंध्यास रेंजेस एंड सतपुरा रेंजेस। ठीक है, इसके बीच में फ्लो करती है हमारी रिवर है नर्मदा रिवर। इस नर्मदा रिवर के जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम नाम देते हैं द सेंट्रल हाईलैंड, एंड इस नर्मदा रिवर के जो साउथर्न वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम नाम देते हैं द डेक्कन प्लेटू। लाइंग सेंट्रल हाईलैंड का क्या है, सेंट्रल हाईलैंड का क्या है, लाइंग नॉर्थ टू द नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर पोर्शन ऑफ मालवा प्लेटू। यहाँ पे मालवा प्लेटू है, बुंदेलखंड, बागेलखंड, आगे ये छोटा नागपुर प्लेटू है यहाँ पे, जैसे छत्तीसगढ़ एंड झारखंड वाली साइड पे। फिर आपको दिखेगी गारो राजमहल दिखेगा, उसके बाद आपको मेघालय शिलोंग में प्लेटू दिखेंगे, सारा मैं बताता हूँ आपको आगे। डेक्कन प्लेटू लाइंग टू द, डेक्कन प्लेटू का क्या है, लाइंग टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के साउथ में ये प्लेटू हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हैविंग एन एक्सटेंशन ऑफ मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेटू। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन फ्रॉम फ्रेंच रीयूनियन हॉटस्पॉट। अब ये समझो आप ये क्या चीज़ है। एक्चुअली क्या हुआ था, जब हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराने जा रही थी, तो उस टाइम बीच रास्ते में यहाँ पे एक हॉटस्पॉट था जिसका नाम था फ्रेंच रीयूनियन हॉटस्पॉट। इस फ्रेंच रीयूनियन हॉटस्पॉट से लगातार एक काइंड ऑफ आपका जो लावा था वो यहाँ से निकल रहा था। तो जब इंडियन प्लेट इसके ऊपर आती है, तो ये लावा क्या होता है, इसी इंडियन प्लेट के एक पर्टिकुलर पोर्शन पे यहाँ पे पूरा लावा ये अपना इसका पूरा लावा विषय आता है, और इसी लावा जब ये लावा सॉलिडिफाई होता है ऑन इंडियन प्लेट, तो उसके बाद वहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, ब्लैक सॉइल का। ब्लैक सॉइल किसका पार्ट है, जो हमारा पूरा डेक्कन प्लेटू में मिलती है हमें ब्लैक सॉइल, जिसको बोलते हैं हम डेक्कन ट्रैप का पार्ट। ठीक है, तो डेक्कन प्लेटू हमारा किससे बना था, ये फ्रेंच रीयूनियन हॉटस्पॉट की वजह से बना हुआ है, क्योंकि फ्रेंच रीयूनियन हॉटस्पॉट ने जितना भी लावा यहाँ पे सिक्रीट किया था इंडियन प्लेट पर, वो लावा जब सॉलिडिफाई हो जाता है उससे फॉर्मेशन होता है डेक्कन प्लेटू का। अब क्योंकि हमारी इंडियन प्लेट बहुत ही स्लोली मूव करी थी यूरेशियन प्लेट पे, इसलिए इतना सारा लावा यहाँ पे सिक्रीट हुआ। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। पेनिनसुलर प्लेटू हमारा ओल्डेस्ट लैंड मास आता है, जबकि अरावली जो कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, ये मिलियन ऑफ ईयर्स बिफोर पहले बन चुकी थी, और गोंडवाना के टाइम की, जैसे मैं पहले आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ शायद मैंने आपको पीछे ये बताई नहीं, पीछे यहाँ पे दोस्तों ये एक चीज़ याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, इसका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है ये क्या है, इसका जो इस ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो भांगर का है, यानी कि ओल्ड एल्यूवियल सॉइल का है। ये बात याद रखना, ठीक, जो इसका लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है वो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल का है। ये पेनिनसुलर प्लेटू आपको समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं। अब ये चीज़ आप समझते हैं ना, इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे कोई अगर नहीं, यहाँ पे कुछ भी, चलो मैं इधर ही समझा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे देखते हैं ना गाइस, ये है विंध्यास रेंजेस। ठीक है, ये इसके नीचे आ गई सतपुरा रेंजेस। विंध्यास एंड सतपुरा से इनके बीच से फ्लो करती है कौन सी, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के जो ऊपर वाला पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं क्या, द सेंट्रल हाईलैंड। पूरा पार्ट हमारा सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट आता है, एंड जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं द डेक्कन प्लेटू। यहाँ पर एक गैप आता है, इस गैप को नाम दिया गया है गारो राजमहल गैप। गारो
राजमहल गैप। इसके आगे आप ये वाला हिस्सा देख रहे हो ना, ये है शिलोंग प्लेटो। शिलोंग प्लेटो, और जो ये बीच वाला पार्ट आ गया, जो इसी का ही सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, इसे बोलते हैं हम छोटा नागपुर प्लेटो। ठीक है, तो ये सब प्लेटूज मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं। मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, बागेलखंड, डेक्कन प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, शिलोंग मेघालय प्लेटू, जहाँ पर मैंने आपको पीछे बताया गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, इस सेंट्रल हाईलैंड को एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं मध्य भारत पत्थर। ओके, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि यहाँ पर इस तरफ अगर आप देखोगे ना, ये वाली रेंज, इस रेंज को बोलते हैं अरावली रेंजेस। अरावली रेंजेस, और इसके पार यहाँ पे है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट, ठीक। इसके साथ साथ जो यहाँ पर जो कोस्ट पूरा चलती है, इसे बोलते हैं हम वेस्टर्न घाट्स, और जो इस तरफ की घाट्स आती हैं, इन्हें हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। अब ये चीज़ समझते आना, मैं आपको हर एक रेंज की जो जितनी भी रेंजेस हैं हमारी, मैं इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो बताने जाऊँगा। तो आप ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं इस सबको मिटा देता हूँ एक बार। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है सारी। ठीक है, बस मैं आपको एक बार अच्छे से यहाँ समझा देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, फिर आपको भूले ना। ब्लैक, सबसे पहली चीज़ ये है अरावली रेंजेस। ठीक है, इस अरावली रेंज का हाईएस्ट पॉइंट का हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? इसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो किसका पार्ट है? माउंट आबू का। अरावली रेंजेस का ये हाईएस्ट पीक है। दूसरी यहाँ पे है विंध्यास रेंजेस। तो विंध्यास रेंजेस का हाईएस्ट पार्ट, हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसका नाम है सद्भावना। SCDHPAVNA, सद्भावना। ये इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यास। विंध्यास के नीचे है सतपुरास। सतपुरास की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरास। अच्छा, इसके बाद आगे जो हम ये बात करते हैं, ये छोटा नागपुर प्लेटू आपको यहाँ दिख रहा होगा। एक्चुअली एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि छोटा नागपुर प्लेटू की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये आपने याद रखना है। इट्स नेम इज पारसनाथ। पारसनाथ पीक इज दी पारसनाथ हिल। ये हाईएस्ट पीक है किसकी? छोटा नागपुर प्लेटू की। ये वाली चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि विंध्यास एंड सतपुरास, इनका जो कनेक्टिंग लिंक है, द कनेक्टिंग लिंक ऑफ विंध्यास एंड सतपुरास, ये शायद मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, नहीं लिखा है। विंध्यास और सतपुरास का जो कनेक्टिंग लिंक है उसका नाम है माइकाल रेंज। MAIKAL। माइकाल रेंज इज द कनेक्टिंग लिंक ऑफ विंध्यास एंड सतपुरास। क्या ये वाला पार्ट आपको पूरा समझ आया अच्छे से? मैंने आपको बता दिया कि मध्य भारत पत्थर वगैरह किस किस पार्ट की, किस किस प्लेटो की कौन सी हाईएस्ट पीक है, ये सब चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, नॉर्थ ऑफ द नर्मदा इज सेंट्रल हाईलैंड नोन एज मध्य भारत पत्थर, एंड टू द साउथ इज डेक्कन प्लेटो। ये मैंने आपको बताया। अरावली की गुरु शिखर माउंट आबू, विंध्यास रेंजेस की सद्भावना शिखर है, सतपुरास की धूपगढ़ है, छोटा नागपुर प्लेटू की है पारसनाथ हिल, इन झारखंड में है ये। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे गाइज ये है हमारी वेस्टर्न घाट्स, एंड इसके साथ ये चीज़ है हमारी ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब ईस्टर्न घाट्स का क्या है, मैं हाईलाइटर लेता हूँ, एक मिनट। हाईलाइटर, ये है हमारे एक पॉइंट। ठीक है गाइस, ये देखो यहाँ पे मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये है हमारे वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, और इसके साथ जो बीच बीच में इस तरह से है, ये है हमारे ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट क्या है? वेस्टर्न घाट बिल्कुल हमारे कॉन्टिन्यूस रेंजेस है। कॉन्टिन्यूस रेंजेस है वेस्टर्न घाट्स, एंड जबकि ईस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूस नहीं है। वो इसलिए कॉन्टिन्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पर 4 मेजर नदियाँ बहती है। कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये 4 नदियाँ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, इनकी वजह से हमारे जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है। अब इनको समझते आना एक एक करके। सबसे पहले जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स हमारे वेस्टर्न कोस्ट वाला एरिया, इसके बिल्कुल पैरेलल चलते हैं, और ये एक्सटेंडेड है कहाँ से कहाँ तक? पूरे 6 स्टेट्स तक एक्सटेंडेड है। यानी कि ये गुजरात से स्टार्ट होंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। टोटल 6 स्टेट्स में हमारे वेस्टर्न घाट्स पूरे लाई करेंगे। जबकि ईस्टर्न घाट कहाँ से स्टार्ट हुए थे? महानदी रिवर्स से लेकर पूरा कावेरी रिवर्स तक ये
हमारे ईस्टर्न घाट्स और टू द तमिलनाडु, तमिलनाडु तक से जाते हैं। तमिलनाडु में ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट कहाँ पे आके मिलेंगे? नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट का दोस्तों अलग अलग तरह से इसका नाम बोला जाता है इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। महाराष्ट्र में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको आगे मैंने लिखा भी हुआ है। महाराष्ट्र में इसका नाम है सह्याद्री, ठीक है, महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स को बोलते हैं सह्याद्री। कर्नाटका एंड तमिलनाडु में इसका नाम है नीलगिरी हिल्स, जबकि सिर्फ केरला की अगर बात करूं, केरला में इसका नाम है अनायमलाई या फिर कार्डामोन हिल्स, ठीक है। ये सिर्फ मेरे नाम, मैंने सब कुछ आगे लिखा हुआ है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। इसके बाद वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक ये भी केरला में ही है, जिसका नाम है अनायमुडी। इट इज़ इन केरला, ये हाईएस्ट पीक आती है। दूसरी चीज़, जो दोदा बेटा पीक है ये कहाँ पे लाई करती है? ये तमिलनाडु में लाई करती है। एंड ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? देखिए दोस्तों, अभी जो पुरानी बुक्स हैं वहाँ पे अभी भी आपको महेंद्रगिरी दिखेगा, महेंद्रगिरी, ठीक है। अगर आपको पेपर में ये पूछा जाता है वहाँ पे महेंद्रगिरी ऑप्शन है, तो आप महेंद्रगिरी ही आप टिक करके आइएगा। महेंद्रगिरी इज इन उड़ीसा। लेकिन अगर वहाँ पे जिंदागढ़ा ऑप्शन आ गया, जिंदागढ़ा, जो अब आप देखोगे कि अब हमारी ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक जिंदागढ़ा बन चुकी है। ये जिंदागढ़ा आंध्र प्रदेश में है। इट इज़ नाउ द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो यही चीज़ें थी जो मैंने वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट में आपको समझाई, और इसी के लिए ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। वेस्टर्न घाट देखिए, लाइंग पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट अलोंग 6 स्टेट्स, सभी का नाम यहाँ मेंशन है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं सह्याद्री, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में इसको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स, केरला में इसको बोलते हैं अनायमलाई या फिर कार्डामोन हिल्स। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी टू द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ। अब दे आर कॉन्टिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासिस ओनली। ये कॉन्टिन्यूस है और इसको हम पासी से क्रॉस कर सकते हैं, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पासिस हैं। थाल घाट कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है? मुंबई टू नासिक कनेक्ट करता है। भोर घाट मुंबई टू पुणे कनेक्ट करता है। जबकि जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये डिसकॉन्टिन्यूस हैं, क्योंकि ये रिवर्स के द्वारा डाइसेक्टेड हैं, ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब क्या हुआ था, जब हमारा इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराने जा रही थी, जब ये टकराती है तो वेस्टर्न घाट वाला एरिया थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और ईस्टर्न घाट वाला एरिया थोड़ा सा दब जाता है, जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो हमारे वेस्टर्न घाट थे ये थोड़े ऊंचे हो गए थे ईस्टर्न घाट से, जिसकी एवरेज एलिवेशन अगर आप देखो 900 टू 1600 मीटर इसकी इसका जो एवरेज एलिवेशन है। और ये मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा कि दोदा बेटा पीक ये तमिलनाडु की पीक है। और जबकि ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट, जो ईस्टर्न घाट का जो एलिवेशन है ये सिर्फ 600 मीटर्स का है। अनाईमुडी जो केरला में है इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स एंड इज़ आल्सो साउथ इंडियाज़ हाईएस्ट पीक। पूरे साउथ इंडिया की भी ये हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी। जबकि जिंदागढ़ा जो आंध्र प्रदेश में है ये हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स की। ईस्टर्न घाट्स हमने मेंशन नहीं किया ना, इज़ द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट को क्या बोला जाता है? सह्याद्री इन महाराष्ट्र, नीलगिरी हिल्स बोला जाता है इसको कर्नाटक एंड तमिलनाडु में, अनायमलाई या कार्डामोन हिल्स बोला जाता है इनको केरला में। नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। यहाँ पे एक पॉइंट गाइस आप यहाँ मेंशन कर लीजिएगा, जो मैंने यहाँ लिखा ना, तिब्बतियन प्लेटू इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। इसी के नीचे लिख लेना जो मैकाल रेंज है, मैकाल रेंज, मैकाल रेंज इज द कनेक्टिंग लिंक। ये कनेक्टिंग लिंक किसका है? ऑफ विंध्यास एंड सतपुरास। ये इसका इनका कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटू। जितना मैंने आपको बताया ये इनफ था। आप इसके बाद अगर किसी बुक से पढ़ते हो आपको आराम से हर चीज़ समझ आ जाएगी, मैंने आपको जितना भी बताया है। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट है, क्या है? इंडियन डेजर्ट। ये बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अरावली रेंजेस है, और अरावली रेंजेस की होने की वजह से यहाँ पे कभी भी मतलब जो बादल क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है ना, साउथ वेस्ट मानसून के दो पार्ट्स में साउथ वेस्ट मानसून डिवाइड हो जाता है। एक जो अरेबियन सी वाली ब्रांच होती है, एक जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच होती है। अब अरेबियन सी वाली ब्रांच जैसे जैसे आगे जाती रहती है, जब वो इंडिया में एंटर करती है आगे जाके, ये पूरे कोस्टल एरिया में तो बारिश करवाएगी, लेकिन जब यहाँ पे आती है, यहाँ पर क्या है, ये पूरा थार डेजर्ट, ये पूरा अरावली रेंजेस है। अब ये साउथ वेस्ट वाली ब्रांच
ये अरेबियन सी वाली ब्रांच इस अरेबियन सी वाली ब्रांच इस अरावली रेंज को पार ही नहीं कर पाती, और इसलिए वो सारी बारिश इधर ही करवा देती है, इसी एरिया में सारी बारिश करवा देती है, और यहाँ पर ये डेजर्ट जो है ये पूरा थार डेजर्ट बन जाता है। ठीक है, तो द इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, जिसका नाम एक और नाम से जाना जाता है राजस्थान बघार, लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स विद वेरी लो रेनफॉल एंड वेजिटेशन। और यहाँ की एक बात आपने याद रखनी है, जो लूनी रिवर है यहाँ की, द लूनी रिवर इज द ओनली साउथ वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन दिस रीजन। ठीक है, सिंपल था इंडियन डेजर्ट, कोई इसमें एक्स्ट्रा बात आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही सारा बता दिया। उसके बाद आपको ये सारे प्लेटूज याद होने चाहिए, आपको इनकी जो रेंजेस मैंने इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पीक बताई वो पता होनी चाहिए, कौन सा प्लेटू कहाँ पे है, कौन सा सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, कौन सा डेक्कन प्लेटू का पार्ट है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पीछे पहले ही क्लियर कर दूँ, या यहीं बता देता हूँ, जो ये पार्ट है ना शिलोंग मेघालय प्लेटू, ये एक्चुअली डेक्कन प्लेटू की ही एक्सटेंशन है। ठीक है, ये बाकी पार्ट ऊपर सेंट्रल हाईलैंड का है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है शिलोंग मेघालय प्लेटू, ये डेक्कन प्लेटू की एक्सटेंशन है। ओके, इससे हमारा इंडियन डेजर्ट खत्म होता है, पेनिनसुलर प्लेटू खत्म होता है। नेक्स्ट आता है द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स का गाइस क्या होता है, कोस्टल प्लेन्स हमारे एक लो लाइंग पीस ऑफ लैंड होते हैं जो बिल्कुल समुद्र के साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में अगर बात की जाए, हमारे इंडिया में वेस्टर्न कोस्ट भी है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी हैं, एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी है। अब यहाँ पे जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ पे अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊँ इसको, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हमारे कौन से हैं, जो कि सबमर्जेंट कोस्ट प्लेन्स आते हैं। सबमर्जेंट का मतलब सुटेबल फॉर नेचुरल हार्बर, जिनका कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत ही कम होता है। अब ऐसा क्यों है कि इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ कम है, जब हमारा, मैंने आपको पहले बताया, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई थी, तो हमारा इंडिया इस तरफ से थोड़ा सा उठ गया था, और ये वाला पार्ट थोड़ा बैठ गया था। अब यहाँ से जो नदियाँ आ रही हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं, और यहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट्स अपने इकट्ठा करते जाती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठा करती है कि यहाँ पे भी एक एल्यूवल प्लेन बन जाएगा, पूरा यहाँ पे भी आप देखोगे पूरा एक एल्यूवल प्लेन, पूरा प्लेन एरिया है, और साथ ही साथ इसका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 500 किलोमीटर्स तक ये एक्सटेंड हुआ है। इस वजह से क्या है कि आपको यहाँ पर जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है ना, यहाँ पे आपको नेचुरल पोर्ट इतने ज़्यादा नहीं दिखेंगे, जबकि जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे आपको नेचुरल पोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। आपको डेफिनेशंस यहाँ पे दिख रही होंगी, डेफिनेशंस आप देखिए, सुटेबल फॉर नेचुरल, जो सबमर्जेंट कोस्ट आती है, ये कौन सी कोस्ट है जो सुटेबल होती है फॉर नेचुरल हार्बर एंड नेचुरल पोर्ट्स के लिए, क्यों, क्योंकि इनका कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत ही कम होता है। अब जो भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर होगी वो डायरेक्टली ही इसमें जाके गिर जाएंगी समुद्र में, ये किस तरह का यहाँ पे सेडिमेंट्स को इकट्ठा करके यहाँ पे इकट्ठा नहीं करेंगे, इनका कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत ही कम होगा। अब यहाँ पे कितनी हमारे पास ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जिनको हम सबमर्जेंट कोस्ट में लाते हैं। एक है गाइस गुजरात, गुजरात से लेकर पूरा कर्नाटका तक का जो हम कोस्ट बोलते हैं, ये कोस्ट पूरा का पूरा सबमर्जेंट कोस्ट आता है। और इसके बाद रेस्ट केरला से लेकर आगे यहाँ पूरा ऊपर वेस्ट बंगाल तक, ये पूरा का पूरा कोस्ट हमारा इमर्जेंट कोस्ट आता है। ओके, ये बिल्कुल सिंपल है, आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हो। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कौन कौन से प्लेन्स आते हैं, सबसे पहले गुजरात में दो आगे, एक कच्छ प्लेन्स एंड काठियावाड़ प्लेन्स। महाराष्ट्र में है एंड गोवा में है कोंकण कोस्ट, कर्नाटका में है कन्नड़ कोस्ट, एंड केरला का है मालाबार कोस्ट। इसके बाद अगर आप तमिलनाडु की बात करोगे, तमिलनाडु से ऊपर आप जाओगे आंध्र प्रदेश तक, यहाँ पर आपको कोरमंडल कोस्ट दिखेगा, इससे ऊपर नॉर्दर्न सिरकार, एंड सबसे ऊपर वेस्ट बंगाल वाली साइड पर उत्कल कोस्ट। ठीक है, ये सारी कोस्ट है यहाँ पर, लेकिन इसमें जो मेजर आपसे पूछा जाएगा वो यहाँ पर आपको सभी के सभी पोर्ट्स का नाम पता होना चाहिए। हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, वहाँ पे आपको पोर्ट्स के लिए बताता हूँ। ये है गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक है जो इसका पार्ट है, डेट इज पोर्ट्स ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में कितने, लगभग 12, इंडिया के हमारे 12 मेजर पोर्ट्स हैं ऑफ इंडिया, जो आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। जबकि हमारे पास लगभग 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएंगे। इन 12 मेजर पोर्ट्स में से 11 मेजर पोर्ट्स आर गवर्नड अंडर मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963। ये चीज़ याद रखना कि हमारे पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं, जिसमें से 11 मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के अंडर आएंगे, और एक ही पोर्ट ऐसा है, इन्नौर पोर्ट, जिसका नया नाम कामराजार पोर्ट है, ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट हमारा एंड ओनली कॉरपोरेटाइज्ड
पोर्ट है, कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट है। बाकी नॉन मेजर पोर्ट हमारे IPA एक्ट 1908 के अंडर आएंगे। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे आपको नेचुरल पोर्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे और ईस्टर्न कोस्ट पे थोड़े कम देखने को मिलेंगे। अब कौन कौन से वेस्टर्न कोस्ट में नेचुरल पोर्ट है, कौन से आर्टिफिशियल पोर्ट है, मैं आपको आर्टिफिशियल पोर्ट का सिंपली बता देता हूँ। वेस्टर्न कोस्ट में जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ये ओनली आर्टिफिशियल पोर्ट है और यही सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है। ओके, ये हमारा एक आर्टिफिशियल पोर्ट आ गया। और बाकी आर्टिफिशियल पोर्ट कौन से हैं, ये सारे के सारे तमिलनाडु स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें इन्नोर पोर्ट जिसका नाम है कामराजार पोर्ट, चेन्नई पोर्ट जिसे पहले मद्रास पोर्ट के नाम से जाना जाता था, एंड टूटीकोरिन पोर्ट जिसका नया नाम है VO चिदम्बरनार पोर्ट। ये 4 पोर्ट हमारे आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं, बाकी सब के सब नेचुरल पोर्ट्स हैं। ये पूछा जाए सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, तो ये वेस्टर्न कोस्ट में ही है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अब हम एक एक करके इन सभी पोर्ट्स को अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले गाइज हम ईस्टर्न पोर्ट्स को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे शायद इतना बताया नहीं, ये जितने भी पोर्ट्स हैं ना, कोलकाता, हल्दिया, पैरेटी पोर्ट, ये सब के सब पोर्ट्स टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं। एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईस्टर्न पोर्ट, और सबसे पहले में हम आएंगे वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इसका गाइज पहले नाम क्या था, इसका नाम था कोलकाता पोर्ट। ठीक है, शायद ये मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, इसका नाम था कोलकाता पोर्ट। एंड इसको दूसरे नाम से जाना जाता है डायमंड हार्बर, और ये है गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ये ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है हमारे इंडिया का। और कब ये बनाया गया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था हमारे यहाँ पे इंडिया में। एंड ओनली रिवराइन पोर्ट, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट लाइन्स है। अब इसके साथ एक और चीज़ आपने याद रखनी है, इसमें जो दूसरा पोर्ट है हल्दिया पोर्ट, ये पोर्ट कहाँ बनाया गया है, ये बनाया गया है ऑन द मीटिंग पॉइंट ऑफ हुगली रिवर एंड हल्दिया रिवर। ओके, ये जो दोनों पोर्ट मैंने आपको बताया ना, कोलकाता पोर्ट एंड हल्दिया पोर्ट। कोलकाता पोर्ट का अभी जो नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। एंड बाकी जितनी भी चीज़ें थी आपने यहाँ पे देख ली। इसके बाद नीचे अगर आप आओगे, वहाँ पे उड़ीसा में कौन सा पोर्ट है, पारादीप पोर्ट। इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला पोर्ट बनाया गया था डेट वॉज पारादीप पोर्ट, उड़ीसा में ही है। और ये किस नदी के कन्फ्लुएंस पे बना है, महानदी रिवर के कन्फ्लुएंस पे ये बनाया हुआ है। कहाँ पर, जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। इसके बाद नीचे आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखिएगा विशाखापट्टनम पोर्ट, जिसका क्या नाम है, विजाग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये इंडिया का डीपेस्ट लैंड लॉक्ड है एंड ओल्डेस्ट शिपयार्ड है। आप यहाँ पे अगर ये बात आप याद रख लीजिएगा कि इसका नाम विजाग है एंड इंडिया का ये डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट है। इसके बाद तमिलनाडु के 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, ये तीनों के तीनों तमिलनाडु के पोर्ट्स हैं। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल का था, ये उड़ीसा का था, और उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश का था, आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है, तीनों के तीनों आर्टिफिशियल पोर्ट। ठीक है, पहला पोर्ट कौन सा है यहाँ पे, इन्नोर पोर्ट, जिसका नया नाम है कामराजार पोर्ट। इसके लिए सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, इट इज़ फर्स्ट एंड ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट, फर्स्ट एंड ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है ये। दूसरा इसके बाद पोर्ट आता है चेन्नई पोर्ट, ये हमारे साउथ इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट, इसको ईस्टर्न कोस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट माना जाता है। गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का गेटवे, एंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है ये। इसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टूटीकोरिन पोर्ट। टूटीकोरिन पोर्ट जिसका नया नाम है VO चिदम्बरनार पोर्ट। ये किसके लिए फेमस है, ये पर्ल फिशरी के लिए फेमस है और गल्फ ऑफ मन्नार में ये सिचुएटेड है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ईस्टर्न कोस्ट। आपको ये सारे के सारे पोर्ट्स आपको समझ आ गए होंगे जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आते हैं। देन कम्स टू द वेस्टर्न पोर्ट। अब वेस्टर्न पोर्ट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले गुजरात में आओ, सबसे ऊपर गुजरात है। गुजरात में कौन सा पोर्ट आएगा, दीनदयाल पोर्ट, जिसका नाम क्या है, कांडला पोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, कांडला पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये कच्छ में लोकेटेड है, गांधीधाम कच्छ। इंडिया का बिजिएस्ट मेजर पोर्ट है। अब देखो हमारा इंडिया का ये बिजिएस्ट नहीं गाइस, ये इंडिया का सेकंड बिजिएस्ट है, सेकंड बिजिएस्ट। ठीक है, ये लाइन भी ठीक है, इंडिया का बिजिएस्ट मेजर पोर्ट है। देखो ऐसे अगर बात की जाए प्राइवेट पोर्ट की, अगर इंडिया का सबसे बिजिएस्ट प्राइवेट पोर्ट देखना हो ना, तो वो मुद्रा पोर्ट है, ये अडानी ग्रुप्स का है। उसके बाद अगर सिर्फ इन मेजर पोर्ट्स की अगर बात की जाए, इन मेजर पोर्ट्स में कौन सा पोर्ट सबसे बिजिएस्ट है, वो
ये दीनदयाल या कांडला पोर्ट है। इसको क्यों बनाया गया था? एक्चुअली जो मुंबई पोर्ट था उसमें उस पर जितना वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता था, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोड रहता था, तो उसका थोड़ा काम आधा करने के लिए दीनदयाल पोर्ट या कांडला पोर्ट का निर्माण किया गया था। और ये किसके लिए मेन स्टे है? फॉर क्रूड ऑयल के लिए। सेकंड कम्स जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसके लिए मैंने आपको जैसे बताया कि वेस्टर्न कोस्ट में सिर्फ जो एक आर्टिफिशियल पोर्ट है दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और यही सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? नवा शेवा मुंबई में। और ये बात याद रखना, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। आर्टिफिशियल पोर्ट भी है और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। लेकिन अगर पूछा जाए लार्जेस्ट पोर्ट बाय साइज़ की, साइज़ में देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा आता है? तो वो मुंबई पोर्ट है। और मुंबई पोर्ट की खास बात क्या है कि ये भी महाराष्ट्र में है, और ये लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। इंडिया सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट आफ्टर कोलकाता पोर्ट। मैंने आपको कोलकाता पोर्ट के लिए बताया है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ये सबसे ज़्यादा पुराना पोर्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम का। और इसके बाद जो सेकंड ओल्डेस्ट है वो मुंबई पोर्ट है। आफ्टर डैट महाराष्ट्र के बाद हम आएंगे गोवा पे। गोवा में है मर्मुगांव पोर्ट। यहाँ पर ये क्या हैंडल करता है? आयरन और एक्सपोर्ट को हैंडल करता है। और किस रिवर के एस्ट्रीज पर ये बनाया गया है? ये जुआरी रिवर के एस्ट्रीज पर बनाया गया है। देन कम्स टू कर्नाटका। कर्नाटका किसके लिए फेमस है? कर्नाटका में कौन सा पोर्ट है? न्यू मैंगलोर पोर्ट, जो कि हैंडल करता है पेट्रोलियम एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये लाइन्स मैंने एक एक सिंपल लाइन लिखी है जो आपको याद रहे। देन कम्स टू द लास्ट स्टेट जो कि केरला है। केरला में कौन से पोर्ट हैं? यहाँ पे है कोच्चि पोर्ट, जिसको कोचीन पोर्ट भी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका अगर आपको ये पूछा जाए कि इसको किस और नाम से जाना जाता है, इसको नाम जाना जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ठीक है, एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन विलिंगडन आइलैंड। दिस वॉज ऑल अबाउट द कोस्टल प्लेन्स में आपको ईस्टर्न पोर्ट, वेस्टर्न पोर्ट, मतलब टोटल पोर्ट्स ऑफ इंडिया, एंड कौन सी कोस्ट सबमर्जेंट है, कौन सी इमर्जेंट है। मैंने ये आपको बताया कि यहाँ से इंडिया उठ गया था। और जो हमारा कर्नाटका तक का कोस्ट है, ये पूरा का पूरा सबमर्जेंट कोस्ट आता है, जिसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट का कॉन्टिनेंटल शेल्फ प्लस केरला, इनका कॉन्टिनेंटल शेल्फ थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि ये सारी सारी इमर्जेंट कोस्ट आती है। और यहाँ पे क्यों इनका ज़्यादा है? क्योंकि जो मेन रिवर्स आती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये यहाँ पर एल्यूवियल प्लेन्स का निर्माण करती है। ठीक है, इस वजह से। सो लेट्स मूव टू द लास्ट डिवीजन। लास्ट डिवीजन हमारी है द आइलैंड्स। अब आइलैंड्स का ये काफ़ी सिंपल है। आइलैंड क्या होता है? ये एक छोटा सा पीस होता है एक सब कॉन्टिनेंटल लैंड का, जिसके आसपास सिर्फ पानी ही पानी होता है। ओके, हमारे पास दो आइलैंड्स हैं, हमारे इंडिया के पास दो आइलैंड्स हैं। कौन से? अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये मैं आपको अच्छे से पहले समझा देता हूँ, फिर आपको जितना भी मैंने नीचे लिखा है ये सब समझ आ जाएगा। आपको मैंने बताया था कि जो म्यांमार है, म्यांमार का आर्कान्यूमा माउंटेन्स, ये म्यांमार है। आर्कान्यूमा माउंटेन्स की जो एक्सटेंशन यहाँ पे क्या था? कोका चैनल नाम का एक आइलैंड था। कोका कोका आइलैंड नाम का एक आइलैंड था। और ये कोका चैनल किसके बीच में था? COCA। कोका चैनल किसके बीच में था? ये था अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड कोका आइलैंड के बीच में। अब आपने ये याद रखना है कि जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, सबसे पहले इसमें मेजर डिविजन्स कौन सी है? नॉर्दर्न अंडमान, देन कम्स मिडल अंडमान, देन कम्स लोअर अंडमान। ठीक है, ये इसकी मेन 3 डिविजन्स है। इसके बाद यहाँ पर आपको छोटा सा एक आइलैंड दिखेगा जिसका नाम है रूटलैंड आइलैंड। ये रूटलैंड आइलैंड किसका है? लोअर अंडमान के पास ये रूटलैंड आइलैंड है। और यहाँ पर एक पैसेज बनता है जिसका नाम है डनकन पैसेज। और ये डनकन पैसेज किसके बीच में है? लोअर अंडमान, और यहाँ पर है लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच में है डनकन पैसेज। अब आपने इसके लिए और क्या याद रखना है? सबसे पहले नॉर्दर्न अंडमान के यहाँ पे ऊपर एक दो आपके और मेजर आइलैंड्स आते हैं। सबसे पहले इसका नाम है नारकोंडन आइलैंड एंड दूसरा बैरन आइलैंड। ये दोनों के दोनों आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले बैरन आइलैंड का पढ़ा था आपने कि बैरन आइलैंड इज़ दी ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ साउथ एशिया। हमारे साउथ एशिया का साउथ ईस्ट एशिया का ये ओनली एक्टिव वोल्केनो है। और नारकोंडन आइलैंड क्या है? ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। ये सेकंड हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की। तो फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन सी है? फर्स्ट हाईएस्ट पीक है सैडल पीक, जो कहाँ लाई करती है? इट लाइज इन नॉर्थ अंडमान पोर्शन। नॉर्थ अंडमान पोर्शन में सैडल पीक लाई करती है। ये क्या है? हाईएस्ट पीक है।
अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की। ठीक है, ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज़, जो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ये कहाँ लाई करती है? लोअर अंडमान पे, पोर्ट ब्लेयर। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा अंडमान एंड निकोबार, ये था लिटिल अंडमान। और हमने पढ़ा अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के बीच में क्या है? एक 10 डिग्री चैनल है। और इसी 10 डिग्री चैनल के बाद है हमारे निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जिसमें अलग अलग आइलैंड्स है, कार निकोबार है, नैन कौरी है, लिटिल निकोबार है, और लास्ट में जब आप चाहोगे यहाँ पे आपको दिखेगा सबसे बड़ा ग्रेट निकोबार। इसका सबसे बड़ा आइलैंड ग्रेट निकोबार। ठीक है, और इसी ग्रेट निकोबार पे क्या लाई करता है? यहाँ का साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जिसका नाम था पेगमिलियन पॉइंट। ये इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये यहीं पर ग्रेट निकोबार आइलैंड पे लाई करता है। दिस वॉज ऑल अबाउट अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। मैंने आपको रूटलैंड आइलैंड के बारे में बताया, डनकन पैसेज कहाँ पर है, 10 डिग्री चैनल, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, सैडल पीक हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइज इन नॉर्थ अंडमान, जैसे मैंने आपको बताया। नारकोंडन आइलैंड्स है जो कि अभी डोरमेंट है, और ये सेकंड हाईएस्ट पीक है ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स। बैरन आइलैंड है, ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ साउथ एशिया। पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल आती है, ये कहाँ पे लाई करती है? ये साउथ अंडमान में लाई करती है, या जिसे आप लोअर अंडमान भी बोलते हो, वहाँ पर ये लाई करती है। डनकन पैसेज बिटवीन साउथ अंडमान किसके बीच में है? रूटलैंड आइलैंड एंड लिटिल अंडमान के बीच में है। ये 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स, किसको सेपरेट करता है? लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। ये देखो यहाँ पे जब आप देखोगे, ये था लिटिल अंडमान। इस लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इन आइलैंड्स के बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल है, या इन शॉर्ट आप बोलो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बीच में आपको 10 डिग्री चैनल मिलेगा। देन कम्स ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार आइलैंड्स। निकोबार आइलैंड्स के यह लार्जेस्ट आइलैंड है, जहाँ पर इंदिरा पॉइंट या पेगमिलियन पॉइंट लाई करता था, जो लाई करता है, जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे इंडिया का। तो अब आपको ये चीज़ देखकर आराम से समझ आ जाएगा कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की। डनकन पैसेज, 10 डिग्री चैनल, कार निकोबार, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसके बाद हम लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात करते हैं। मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको लक्षद्वीप आगे होगा। पहले मैं आपको ये थोड़ा समझाता हूँ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। देखो, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ये एक्चुअली कैसे बना था? होता क्या है, जो कोरल पोलाइव्स होते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते रहते हैं। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? एक रिफ लाइक स्ट्रक्चर। रिफ लाइक क्या होता है? रिफ होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं, जिसके ग्रुप्स को हम बोलते हैं एटॉल्स। एटॉल्स को बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। तो लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप इन्हीं एटॉल्स का एक ग्रुप है। ठीक है, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर ग्रुप ऑफ एटॉल्स। इन्हीं ग्रुप एटॉल्स का ग्रुप है। इसकी कैपिटल क्या है? कवरटी कैपिटल है। अब आपने यहाँ पे याद क्या रखना है? लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, जैसे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की हाईएस्ट पीक थी सैडल पीक। अब लेकिन यहाँ पे आपने याद क्या रखना है कि लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा आइलैंड है? दैट इज एंड्रोट आइलैंड। एंड्रोट आइलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। एंड इसके बाद मिनिकॉय सेकंड लार्जेस्ट हो जाता है। ये क्यों? अब ये समझो ध्यान से। सपोज करते हैं ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है, इसी के बीच में एक एंड्रोट आइलैंड है, जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड का। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता है इसका सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड, जिसका नाम है मिनिकॉय आइलैंड। इस मिनिकॉय आइलैंड के नीचे आता है मालदीव्स, और मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में आता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड एंड मालदीव्स को, यानी कि इंडिया के लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड मालदीव्स को, या इंडिया एंड मालदीव्स को। जबकि 9 डिग्री चैनल इसके ही एक ऊपर, इसके 111 किलोमीटर ऊपर क्या आता है? 9 डिग्री चैनल। और ये 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? मिनिकॉय एंड द रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। बस इसमें ये चीज़ है जो आपको समझ आनी चाहिए कि 8 डिग्री चैनल किसके बीच में आता है, 9 डिग्री चैनल किसके बीच में आता है। ठीक है, और इसके साथ हमारी गाइस ये पूरी पीडीएफ जितनी भी हमारा आज की इस वीडियो में पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन का पार्ट था, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर जो एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल एमटीएस इस तरह के क्वेश्चंस जो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं इसको कवर करवाऊंगा। क्योंकि अब आप अगर जेकेएसएसबी का पैटर्न देखोगे गाइज,
तो अब ये पहले जैसा सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, ज़्यादातर ये स्टेटमेंट कंक्लूजन या स्टेटमेंट्स के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एंड लेवल ये अपना मुझे लगता है कि CGL टाइप या CHSL टाइप का लेवल अब ये अपना कर ही चुके हैं उतने, या कभी कभी उससे भी टफ क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं। तो मैं उसी के ही प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाए। और MCQ वीडियो भी मैं कोई ऐसी छोटी नहीं 10-15 मिनट की, एक ही वीडियो में मैं आपके मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके इस टॉपिक के रिलेटेड MCQs कवर हो जाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।